कुछ हवा बदली है, कुछ वक्त बदला है और कुछ नतीजे भी बदल रहे हैं। मतलब विंड्स ऑफ चेंज इंडियन क्रिकेट। अब ऐसा नहीं कि इंडियन क्रिकेट डूब रही है, ऐसा नहीं है कि इंडियन क्रिकेट पीछे जा रही है, बल्कि इंडियन क्रिकेट जो है वो और बेहतर हो रही है। लेकिन आज के इस अनफिल्टर्ड में हमने बात करनी है उस जोड़ी की जिसके हाथ में भारतीय क्रिकेट की कमान है, अजीत अगरकर और गौतम गंभीर। लेकिन क्या वाकई में भारत सही रास्ते पर है? भारत के कप्तान बदले गए हैं, बदले जाने थे, भारत के खिलाड़ी बदले गए हैं, बदले जाने थे, और बड़ा सवाल वही है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का क्या, कब और कितना। आज निखिल है मेरे साथ और निखिल से मैंने बहुत सारे किस्से कहानियां आज पूछने, आज बड़े अनकंफर्टेबल सवाल भी होंगे। यू हैव टू बी वेरी 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 अनफिल्टर्ड, क्योंकि ये जो दौर है ना इंडियन क्रिकेट का, ये लीग्स का दौर, पीआर का दौर, आप समझ रहे हैं? हाँ। लीक खबर और पीआर किसी व्यक्ति विशेष का, ये कहां आ गए हैं हम? मतलब सवाल ये है, क्योंकि क्रिकेट ना बड़ी सिंपल है यार, आपका नतीजा सामने होता है, आपको पता होता है। फिर अब ये बातें भी आती हैं कि देखिए मेरी इसके पीछे ये सोच थी, उसके पीछे ये मंशा थी, क्या ये सही था, क्या ये गलत था। और पौधे को, छोटे को आप पानी देते हो तो वो पेड़ उस रात नहीं बनता, वक्त लगता है। और ऐसा भी नहीं है कि इंडियन क्रिकेट में हमने अब तक का सुनहरा दौर ही देखा है, हमने तो वो दौर भी देखा है यार जहां भारत विदेश में जाके हारता ही था। फिर आहिस्ता 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 अब भारत वहां आया जहां पे पिछले 1.5 साल में आई थिंक इंडियन क्रिकेट ने ना जो आईसीसी टाइटल्स वो आपको दी, उसके बाद इंग्लैंड में जाके टेस्ट सीरीज भारत ने वो ड्रॉ की। बड़ी बात यह है कि गौतम गंभीर जब आए उससे कुछ महीने पहले, तकरीबन 1 साल पहले, अजीत अगरकर आए थे एज चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी। चेतन शर्मा उनको जब बोर्ड ने हटाया था और उसके बाद अजीत अगरकर आए। और लेकिन वो दौर था जब 2023 का वर्ल्ड कप शुरू होने वाला था। एक्चुअली अजीत अगरकर का उस वक्त तक कोई रोल नहीं था, मतलब टीम तो बनी हुई थी आपकी वनडे की, और एशिया कप जहां आप श्रीलंका भी गए थे उससे ठीक पहले अजीत अगरकर को उस टीम पर मोहर लगानी थी। एज इन वो भी जानते थे कि भाई ये टीम बनी हुई टीम है, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं थी। सो वो एशिया कप इंडिया जीता, वर्ल्ड कप अनफॉर्चुनेटली इंडिया फाइनल में हार गया, फिर वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा, एंड देन इंडिया वर्ल्ड T20 भी जीता। चारों तरफ जो थी वो शहनाइयाँ बज रही थीं, हैं, तबला भी बज रहा था कि कमाल है। और फिर पहला वो एक चेंज आया जो अजीत अगरकर और उनके साथ थे गौतम गंभीर जो एज कोच आ गए, वो था T20 का कप्तान नया। अब रोहित शर्मा कप्तान थे, उन्होंने ट्रॉफी उठाने के बाद कहा खत्म, T20 खत्म। और ये ऑलमोस्ट अ गिवन है कि हार्दिक पांड्या आपके अगले कप्तान हैं। वहां पर आप भी थे बारबाडोस में, हार्दिक पांड्या एंड सूर्य कुमार यादव बन गए। फिर आप आगे जाते हैं, शायद सबसे बड़ा रिवर्स जो हुआ वो इंडिया न्यूजीलैंड से अपने घर पे हार गया, ऑस्ट्रेलिया बीजीटी हारा, बुरी तरह हारा। और फिर विंड्स ऑफ चेंज की बात थी, टेस्ट का कप्तान बदला, अब वो बने शुभमन गिल। और शायद 6 महीने पहले शुभमन गिल पे भी आप कहते वो तो ड्रॉप हुए थे कि कहां से बन के वो भी बने। सो 2 पंट अब तक आपके चीफ सिलेक्टर एंड गौतम गंभीर ले चुके थे। और इंग्लैंड में वो जबरदस्त दौरा हुआ, उससे पहले आप चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते थे रोहित की कप्तानी में। लेकिन क्या हुआ, एक और पंट ले लिया गया, रोहित शर्मा को वनडे का कप्तान भी हटा दिया गया और वो भी बने शुभमन गिल। सो आज मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि चेंजेस तो कहते हैं ना, वो चेंज इज दी नेम ऑफ लाइफ। नेम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रूल। चेंज इज द रूल ऑफ लाइफ, ठीक है? चेंज इज द ओनली थिंग दैट्स कांस्टेंट। ये है कि सब कुछ बदल जाए, अलग चीज है, बदलाव ही सब कुछ है। नहीं मतलब चेंज मतलब बदलना, हाँ। और कांस्टेंट मतलब ना बदलना, लेकिन चेंज इज द ओनली थिंग दैट्स कांस्टेंट। अच्छा, हो क्या रहा है मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, बिकॉज अभी ऑस्ट्रेलिया में हमारी टीम है। आज जब ये एपिसोड जा रहा है तो इंडिया की टीम लास्ट मैच के मुहाने पे खड़ी है, मतलब दरवाजे पे खड़ी है। और उस दरवाजे पे निखिल वो एंट्री लिखा है या एग्जिट लिखा है ये नहीं समझ आ रहा। मतलब आप इमेजिन कीजिए ना, आप इस दरवाजे पे खड़े हैं, आपको ये नहीं पता कि दरवाजे को खोल के आप इस कमरे से एग्जिट कर रहे हैं या एक
नए लॉबी में एंट्री कर रहे हैं, अब वहां पहुंच गए हैं। क्या ये रोहित शर्मा, विराट कोहली का क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस तरह के इतने सवाल हैं। और मैं समहाउ थोड़ा अनकंफर्टेबल होता हूं। पिछले 6-7 महीने देखते हुए खबरें खबरें आ रही थी, खबरें खबरें आ रही थी, खबरें खबरें आ रही थी, और वो खबरें अच्छी नहीं थी, बड़ो एक एक खबर सही हुई। आपका कैसा विचार है इस पे? ये लीक्स, सामने पीआर, बड़े बड़े फैसले, कभी गौतम गंभीर, अजीत अगरकर को क्रिटिसाइज किया जाता है, कभी उनको तारीफ भी की जाती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ जब भी कोई बात होती है कि भाई ये सही है ये गलत है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक तो गौतम गंभीर को उनके काफ़ी फैंस भी हैं, सपोर्टर्स भी हैं, बट कई बार मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा हेट भी मिलता है। मे बी उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, क्योंकि वो बड़े मुंहफट हैं, जो उनके मन में है वो बाहर बोल देते हैं, फिल्टर नहीं है उनमें। कई लोगों को वो पसंद आता है, कई बार लोगों को डिप्लोमेटिक चीज़ें पसंद है, तो वो डिप्लोमेटिक नहीं है तो उनकी उसकी वजह से काफ़ी आलोचना भी होती है। तो कहीं ना कहीं वो एक डिवाइडिंग फिगर है, और मुझे ऐसा लगता है उनको ज़रूरत से ज़्यादा आलोचना झेलनी पड़ती है। वो उस तरह के शख्स नहीं है जो कई बार लोग समझते हैं कि वो है, और शायद उसके पीछे यही कारण है कि वो सीधा सीधा आपको बोल देते हैं। एक मैं आपको ये मैं हमेशा सोचता हूँ कि जब भी हम किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, यार ये अजीत अगरकर बिगाड़ देगा इंडियन टीम या गौतम गंभीर बिगाड़ देगा इंडियन टीम, आपको ये समझना होगा कि एट द एंड ऑफ द डे उनका सक्सेस मेजर होगा, वो भी तो एक इम्तिहान के दौर से गुजर रहे हैं ना। अभी गौतम गंभीर के लिए भी तो हम कह रहे थे पता नहीं वो कंटिन्यू करेंगे या नहीं, अगर इंग्लैंड का दौरा नहीं जाएगा तो बाहर हो जाएंगे। सेम विद अजीत अगरकर, आपको पता है कि चेतन शर्मा थे सिलेक्टर, फिर उनको आपने बदल दिया, अजीत अगरकर को अभी एक्सटेंशन मिली है, तो इनको भी जज किया जाता है लगातार। तो जब कोई इंसान जज होता है, कैसे जज होता है? रिजल्ट से ही जज होता है, और क्या कोई और तरीका ही नहीं है जज करने का। तो जब कोई इंसान रिजल्ट से जज होता है, तो क्या गौतम गंभीर खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहेंगे कि यार ये बड़ा अच्छा प्लेयर है, ये प्लेयर बहुत अच्छा करता है, ये मुझे मैच भी जिता सकता है, ये मुझे ट्रॉफीज भी जिता सकता है, लेकिन मैं इसको बाहर कर देता हूँ। सेम अजीत अगरकर, उनको भी अगर आप जज कर रहे हो, उनको भी एक कॉन्ट्रैक्ट देता है बीसीसीआई, अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट है, और मैं कहता हूँ तो अच्छी बात है अगर ऐसे तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स सिलेक्टर्स को मिले, तो उनको भी आप लगातार जज करते हो। तो वो भी क्या चाहेंगे कि नहीं ये खिलाड़ी बहुत अच्छा है, ये मेरे लिए रन बनाता है या विकेट लेता है या मुझे मैच जिता सकता है, नहीं लेकिन मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं तो मैं बाहर कर देता हूँ। तो आई डोंट थिंक कि दोनों ये चीज़ सोचते होंगे कि क्योंकि मुझे इस खिलाड़ी की शक्ल पसंद नहीं है, ये खिलाड़ी मुझे सुबह गुड मॉर्निंग नहीं कहता ब्रेकफास्ट टेबल पे देख के, तो मैं इसको बाहर कर देता हूँ। ये इस तरह की रंजिश मुझे नहीं नज़र आती, ना अजीत अगरकर में ना गौतम गंभीर में। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि हर खिलाड़ी की, भैया हर जो चयन करता होता है या कोच होता है उसकी पसंद होती है, नापसंद होती है। आपकी भी होगी कुछ चीज़ें जो आपको पसंद है, मुझे भी है कई चीज़ें जो नापसंद है। वो ग्लास हाफ फुल ग्लास हाफ एम्प्टी वाली बात है ना। कोई एक खिलाड़ी हो सकता है, आप टीम के कप्तान हैं, आपको लगता है नहीं मुझे इस पे पूरा भरोसा है, मैं इसको रख लेता हूँ, ये मुझे मैच जिताएगा, मुझे लगता होगा ये नहीं है। एंड ऑफ द डे आपकी इंटेंशन क्या है? और मैं ये चीज़ कहूँगा, गौतम गंभीर, अजीत अगरकर, हमने तो उनको खेलते वाले दिनों से देखा है ना, जब वो खेला करते थे। मुझे तो याद है गौतम गंभीर का डेब्यू भी याद है, वो मुंबई टेस्ट मैच में वहाँ पे था, मैं था। हाँ, आपने भी इंटरव्यू किया था, मैंने भी किया था उनके कमरे में जाके, बड़ा डार्क सा कमरा था। हाँ, मैंने एक्चुअली पता क्या किया, दोनों किए थे, धीरज यादव भी थे अगर आपको याद हो, उनमें से एक के खिला, मैंने दोनों का इंटरव्यू कर। अच्छा, पता नहीं, मैंने तो, मुझे अभी भी याद है कि टेस्ट मैच सुबह 9:30 शुरू होता है, तो मेरी गौतम से बात हुई थी। एक्चुअली पहली बार मैंने गौतम को देखा था साल 2000 था, फरवरी, और ये कोलकाता में, ये इंडिया अंडर 19 जीत के आ चुकी थी, युवराज, कैफ और जितेंद्र सोडी। तो ये उस टीम में सिलेक्ट नहीं हुए थे, जो आप जानते हैं, धोनी भी नहीं हुए थे, ये भी नहीं हुए थे। उसके कोई 10 दिन बाद कलकत्ता में ईडन गार्डन्स में दिल्ली और बंगाल का मैच था, और वो मैच देखिए क्या था, सौरव गांगुली उसमें बंगाल की कप्तानी कर रहे थे, और सचिन ने कप्तानी छोड़ दी थी, और ये था कि सौरव गांगुली इंडिया के कप्तान भी बनने वाले हैं। मुझे याद है सौरव ने बॉलिंग भी की, और ये 12th मैन थे, तो यंग गौतम गंभीर 12th मैन थे। तो मुझे बताया दिल्ली के जो प्लेयर्स थे, उन्होंने इनके बारे में कि यार इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। तो उस वक्त तो छोटे बच्चे थे, एंड वो 4 में इनका जब डेब्यू हुआ, और समहाउ मुझे लगा इनको मिलके ना, मैं इनके रूम में गया था, आप याद है, ताज में रुके थे, करेक्ट। हाँ, तो रात के तकरीबन 8:30-9 बजे, क्योंकि आमतौर पर कल मैच है, पहले बड़ा आसान होता था।
अच्छा मैं थोड़ी जल्दी कह रहा हूँ, इनकी प्रैक्टिस जल्दी खत्म हो गई थी उस दिन। 12 बजे खत्म होगी। हाँ, और उस दिन एक और चीज़ हुई थी, गौतम मुझे लग रहा था वो डेब्यू करेंगे, वो जब जा रहे थे राजन बाला थे तब वहाँ प्रैक्टिस में, मेरे को वो इमेज नहीं भूलती। बहुत बड़े जर्नलिस्ट, वो उन्होंने उनके पैर भी छुए गौतम ने एज अ रिस्पेक्ट। ओके, हाँ, मतलब प्रैक्टिस खत्म हुई, वो जा रहे एक थे, वो भी जमाना था, राजन बाला को देखा उन्होंने, वो भी जमाना था, पैर भी छुए एज अ रिस्पेक्ट। शायद हम लोग आज जर्नलिस्ट जो है शायद उतनी इज्जत के हकदार भी नहीं है, लेकिन उस टाइम पे राजन बाला जिनका इन्होंने नाम लिया वो 70s से, ऐसा नहीं है कि उसी वक्त, मतलब सो मच सो कि सुनील गावस्कर को उनकी ग्रिप समझाते थे, और एक बार आई थिंक उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी। इनफैक्ट बड़ा एक दिलचस्प किस्सा है, दिल्ली में टेस्ट मैच था और ये 83 की बात है, तो ये कहानी मैंने सुनी है ऑब्वियसली। 83 में आई वाज जस्ट 10, 83 था या 88 का टेस्ट मैच था, मुझे भूल गया। सो बड़ा फेमस है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, विव रिचर्ड्स जो है वो बैठे हुए हैं वहां पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जर्नलिस्ट सवाल पूछ रहे हैं, तो राजन बाला उनको कहते हैं, विव यू नो यू प्लेड दैट शॉट, नीचे से बता रहे हैं विवियन रिचर्ड्स को, यू प्लेड दैट शॉट, आई थिंक if you'd not rolled your wrists, or if you'd done this, if you'd had held the bat in a different manner and your shoulder would have been like this, the ball won't have gone in the air and maybe you could have survived. विव रिचर्ड्स सुन रहे हैं, फिर कहते हैं, for all your knowledge you cannot score one run in international cricket. Just keep quiet. अच्छा, बट वो आपस में उनका ये उनका एक और किस्सा जो शेरी सर ने बड़ी बार हमें सुनाया था, स्ट्रोकलेस वंडर, जो हेडलाइन इन्होंने लिखा राजन बाला ने लिखी थी, और फिर नवजोत सिंह सिद्धू ने पढ़ा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, चिपका लिया आपने इतना, हाँ, इतना इम्पैक्ट था कि एक जर्नलिस्ट की वो हेडलाइन आ गई अखबार में, स्ट्रोकलेस वंडर, कि उन्होंने दिल को लगाई, बोला नहीं इसको मैं गलत साबित करूंगा। भैया ये एक्सेप्ट भी करना कि वो चीज उनको अफेक्ट हम लोग जो करते हैं, मतलब हमारी जो फ्रेटर्निटी करती है, तो हमारे भी वीडियो तो वायरल होते हैं, रील्स वायरल होती हैं फॉर द रॉन्ग रीजंस। भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच बोलूंगा। नहीं, बट कोई प्लेयर तो ये नहीं कहता ना कि मैंने सुना, ये रील मैंने सुनी और मैंने कहा अब इसको मैं गलत साबित करूंगा। नहीं, वो ऐसा नहीं, वो गलत साबित करने की कोशिश ऐसे नहीं करते। वो नवजोत सिद्धू ने इन पॉजिटिव मैनर की। एग्जैक्टली। हमें तो वो कहते हैं अच्छा जी ये ज्यादा जानता है मेरे बारे में, अभी बताता हूँ। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप गए हो एज ए यंग रिपोर्टर और किसी प्लेयर को कुछ कहा और प्लेयर ने फिर उसका नहीं, कभी नहीं? देखो ऑनेस्टली निखिल, प्लेयर यंग रिपोर्टर जैसे पहला टूर क्या किया होगा? मैं 97 नहीं हुआ मेरे साथ, हुआ एक 98 में हुआ, एक्चुअली राइट। 97 में मैं जर्नलिस्ट बना हुआ, 98 में मैं खुशकिस्मत था कि मुझे एक ओवरसीज टूर मिला, वो आईसीसी नॉकआउट कप उसको कहते थे, ढाका हुआ था 98 मिनी वर्ल्ड कप। हाँ, या मिनी वर्ल्ड कप, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी बना। तो बड़ा यंग, मतलब मुझे इंडियन एक्सप्रेस ने भेज दिया ढाका, और मैंने बड़ी मेहनत की, सारी, मैंने लैपटॉप पहली बार इस्तेमाल किया और सारी रात आप टाइप ही किए जा रहे हो, 2 घंटे सोए। अच्छा, उसमें दुनिया की टॉप 8 टीमें थी, बंगबंधु स्टेडियम, और उसमें बांग्लादेशी नहीं था। तो वहाँ पे मोहम्मद अजहरुद्दीन इंडिया के कप्तान थे, पहला मैच था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो अजहर भाई का 300वां वनडे मैच था, मुझे इतना याद है, और उनको डेस्मंड हेन्स का वनडे का रिकॉर्ड होता था 8000 समथिंग रन्स का। तो अजहर भाई को कोई 80-82 रन चाहिए थे और रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। वो मुझे अभी भी याद है, सचिन ने उस मैच में 140 का रन बनाए, 3-4 आउट भी किए, इंडिया जीत गया, क्वार्टर फाइनल था वो। बट उसमें अजहर भाई ने डेमिन फ्लेमिंग को बीच में से फ्लिक मारा और वो एलबीडब्ल्यू हो गए 1 या 2 रन पे। अगला मैच था इंडिया का सेमीफाइनल अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, और वो मैच में भी कुछ ऐसे ही हुआ, उन्होंने ऐसे मारा और आउट हो गए, तो इंडिया हार गया, सेमीफाइनल बाहर हो गया। अब वो क्या होता है ना, उस वक्त आप रिपोर्टर तो ठीक है, आप एक फैन भी होते हो ना। क्या यार, मैं आई वाज 25.5 साल का था, तो मैं, और तब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती थी तब, जैसे मोहम्मद अजहरुद्दीन निखिल बहुत बड़ा नाम था बॉस। नहीं, वो उनके आसपास प्लेयर घूमते थे, वो प्लेयर सेलेक्ट कर सकते थे, ड्रॉप कर सकते थे, किसी को भी उठा के। पर्सनालिटी। मैंने उस आईसीसी नॉकआउट कप में देखा, सचिन तेंदुलकर का ऑरा तो था ही था, मैंने 2 ऐसे प्लेयर्स देखे जिनका ऑरा वो ढाका में, और तब क्या था, वो जैसे उनकी फोटोशूट हुआ था पार्लियामेंट के आगे, सो वो उस तरह की मूवमेंट थी। एक थे ब्रायन लारा ऑफ कोर्स सचिन के अलावा, और एक प्लेयर थे वसीम अकरम।
वसीम अकरम की तब कप्तानी गई हुई थी, आमिर सुहेल को टेम्परेरी कप्तान बनाया था बिकॉज उनके वहाँ पे पीसीबी में वो इंक्वायरी बैठी हुई थी मैच फिक्सिंग एलिगेशंस वसीम अकरम, सलीम मलिक और इजाज अहमद पे। खैर वो क्या उनकी यार पर्सनालिटी, अजरुद्दीन उससे तो मैंने पूछ लिया और हारे तो पूछ लिया मैंने कहा सेम शॉट सेम डिसमिसल, सेम शॉट मतलब ऐसे बीच में मार के सेम डिसमिसल और इंडिया हार गया। तो अजहर भाई थोड़ा मतलब वो भी ऑब्वियसली हारे हुए थे, तो उन्होंने कहा मतलब हैव यू प्लेड क्रिकेट, उन्होंने ऐसे मुझे सीधा पूछ लिया भाई तू मुझे कौन सिखाने वाला होता है। मैंने कहा यस, क्रिकेट तो खेली है ना, अब आप ये थोड़ी कहोगे 25 साल की उम्र में क्रिकेट नहीं खेलते। मैंने कहा यस, उन्होंने कहा हैव यू प्लेड टेस्ट क्रिकेट, मैंने कहा नो। तो कहते व्हाट आर यू आस्किंग। तो एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट होते थे इंडिया के, इंडिया टुडे मैगजीन से, रोहित ब्रिजनाथ, उनकी पर्सनैलिटी अलग ही थी एंड मैं उनको पहली बार मिला था तो मेरा पहला एक्सपोजर था। उन्होंने, अब इमेजिन उस टाइम पे एक जर्नलिस्ट की भी क्या औकात है, उन्होंने उस वक्त इंडिया के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को कहा अजहर दिस इज रॉन्ग, आंसर दिस यंग चैप्स क्वेश्चन प्रॉपरली। तो अजहर भाई ने कहा नो नो देखो दिस इज क्रिकेट एंड उन्होंने फिर अपना आप समझाया, तो वो होता था। खैर तो गौतम गंभीर की बात चली, हम अब अनफिल्टर्ड में यार कहानियां किससे ऐसे निकलते रहते हैं, दरिया जो है बहते रहते हैं, फिर वो सागर में जाके समा जाता है। ये तो कहानी तो गौतम गंभीर से ही शुरू हुई। हाँ, फिर तो यहाँ गौतम पहुंचे। क्या था मुझे अभी भी याद है। गौतम गंभीर का मैं आपको बताता हूं, निखिल बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 95% लोगों को जब मैं मिलता हूं, 95% वो गौतम गंभीर को पसंद नहीं करते, और मैं सुनता हूं कि 95% लोग गौतम गंभीर भी पसंद नहीं करते। बट मैं आई कैन वाउच फॉर द फैक्ट दैट निखिल हो, मैं हूं, हमारी उनसे अच्छी पटती है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि जी कोई वो आज कोच है, वो कोच और हमारे में डिस्टेंस होगा, बट जब वो खेलते थे, खेलने के बाद भी उनमें थोड़ा सा ना एक अलग तरह का एक ट्रेट है, वो जिन लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं होते शायद उतना खुल के बात नहीं कर पाते, तो वो उसको मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, कोई एरोगेंट भी कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बट गौतम गंभीर को मैं जब याद करता हूं निखिल, तो मैं याद करता हूं ये वो गौतम गंभीर हैं, उनको वैसे आप देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि यार है तो वो फुलझड़ी हैं, मतलब वो लगता है कि बड़े पहले तो छोटे बच्चे ही होते थे ना भाई। वो नवदीप सैनी को जिस तरह लेके आए और डीडीसीए में वो लड़े चेतन चौहान जी के साथ, अरुण जेटली के साथ, के बड़े बड़े लोग इंडिया की टीम से ड्रॉप हुए, तो आपको याद होगा ये इन्होंने कहा कि मुझे ग्रीन पिचेस चाहिए, रोशनारा में खेले, मैं मेरे रन आए ना आए, मैं कम बैक कर रहा हूं इंडिया का, मेरे रन डजंट मैटर, दिल्ली को रणजी ट्रॉफी जितानी है। दिल्ली रणजी ट्रॉफी कप्तान वीरेंद्र सहवाग से लड़ाई, बहुत कम लोगों को मालूम है जब ये कप्तान थे दिल्ली के, इनके और वीरेंद्र सहवाग की खेलते टाइम पे इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, दे फेल अपार्ट। एंड जब एक कप्तान ही थे, कोच भास्कर पिल्ले और इनके बीच में भी बड़ा घमासान टाइप हो गया था। जब ये कप्तान थे दिल्ली के, निखिल चोपड़ा जो सिलेक्टर थे, इन्होंने उनके बारे में भी बहुत कुछ बोल दिया था। सो गौतम गंभीर की ना वो पर्सनालिटी है, वो मतलब समझ नहीं आता, इन योर फेस जैसे आप कहते हैं। बट यार एक लीडरशिप क्वालिटी थी वो जो केकेआर ने देख लिया और उन्होंने अच्छा किया। और गौतम को ना मैंने, निखिल ने, कई और लोगों ने यहाँ अपने टीवी पे ऐसे ऐसे मैच जिताते हुए, ऐसे ऐसे मैच बचाते हुए देखा है जो यार पता नहीं। बट गौतम को 2011 आपको याद होगा निखिल, टारगेट किया गया था इंग्लैंड दौरे पे। अब वो सही गलत मुझे नहीं मालूम, इनको जब वो पहला टेस्ट मैच खेले नहीं थे लॉर्ड्स में, फिर ये दूसरा तीसरा खेले और रन्स नहीं बने थे, ये वो सीरीज है इंडिया 4-0 हारा था। लास्ट टेस्ट मैच था ओवल में, आई थिंक लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ पे ये एक कैच पकड़ रहे थे और इनका सर लगा जमीन पे, इनको कंकशन हुआ था। और सेकेंड इनिंग में आई थिंक ये 6 या 7 या 8 नंबर पे बैटिंग करने आए थे और उसके बाद वनडे सीरीज साथ खेले नहीं थे। और ये वो दौरा था जब यार एवरीबडी वाज स्ट्रगलिंग। तो कुछ टीम मैनेजमेंट के लोगों ने कहा था कि ये झूठ मूठ कर रहे हैं, हालांकि मेरी आप उनसे बात हुई थी, यार रिमेंबर आप और हम दोनों थे। सो उन्होंने ये बताया था, उन्होंने कहा मुझे चोट जिस दिन मैं सिर पे गिरा हूं, अगले दिन मुझे एक्चुअली एक चीज नहीं दिखती थी, इवन ही सेड कि जैसे बॉल भी है वो 2-2 3-3 कंकशन ऐसा था। आई डोंट नो।
मैं कह रहा हूँ आप गौतम गंभीर पे कुछ भी कह सकते हो, मैं मानूंगा, बट उनको आप ये नहीं कह सकते कि वो मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। मतलब दैट इज द लास्ट थिंग जो आप गौतम गंभीर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपने बताया जो ड्रॉप हुए थे वो ऑस्ट्रेलिया गए थे, पर्थ गए थे, जस्टिन लैंगर के साथ उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस की थी मैं वापस आऊँ, और वहाँ पर मतलब हम थोड़े लकी हैं कि कई कहानियाँ हमें पता चलती हैं जो वैसे लोगों को नहीं पता। वहाँ पर उन्होंने बॉलिंग मशीन से 150 की स्पीड पे विदाउट हेलमेट, जस्टिन लैंगर ने कहा था कि देखिए आपको अगर इशू हो रही है पुल शॉट खेलने में या कुछ भी किस्म का डर है, विदाउट हेलमेट आप खेलो और पुल लगाओ। आपको याद होगा ये कहानी हमें गौतम ने बताई थी। करेक्ट, हम लोग वहाँ थे कि उन्होंने फिर उतनी तेज गेंदों को, शुरू में डर किसी को भी लगेगा भाई एक आपने मिस किया सर पे गई, खत्म है आपका करियर। नहीं, जस्टिन लैंगर ने कहा था इफ यू वांट यू कैन नॉट टेक अप द चैलेंज। उन्होंने कहा था आप देखो मैं ऐसी बात करूंगा कि आप छोड़ भी सकते हो इसको, बट क्या आप, और दिनेश हमारे जो दोस्त हैं दिनेश चोपड़ा उनके साथ थे, उन्होंने गौतम को मना कर दिया था कि गौतम यू कैन गेट किल्ड, पर उन्होंने किया। मैं वही कह रहा हूँ, आप उनको कुछ भी कह सकते हो। एक और चीज़ ना, क्योंकि अब एक उनके खिलाफ क्या हुआ उस दिन, जो डॉक्टर शमा मोहम्मद ने ट्वीट भी कर दिया, तो उसमें उन्होंने एक लाइन जो लिख दी ना कि वी ऑल नो वेयर गौतम स्टैंड्स ऑन दिस, है ना, कि भाई रिलीजन के। अब उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी विदाउट नोइंग द डिटेल्स, और उससे मुझे एक चीज़ याद आई, क्योंकि तब हम काफ़ी करीब से क्रिकेट कवर करते थे, मतलब करीब से जैसे बहुत ट्रैवल करते थे बायलैटरल सीरीज़ में भी। मुझे याद है कि न्यूजीलैंड में जब इन्होंने कप्तानी की थी 5 ODI की, गौतम गंभीर, और वो इंडिया जीती थी, उन्होंने सेलेक्टर से लड़ाई करके यूसुफ पठान को बोला था मुझे यही लड़का चाहिए, ये लड़का मुझे चाहिए। जैसे आप कहते हो ना नवदीप सैनी की आपकी कहानी बनाई, उनकी लड़ाई भी दिल्ली में इसलिए होती थी क्योंकि जिसको बैक करते थे उसको बैक करते थे। ये नहीं कि वो उनको कोई वो चाची के लड़के थे उनके कि यार मेरा रिश्तेदार है मैं उसको बैक करूँ, नहीं, जिसके टैलेंट में उनको बिलीव थी वो उसको बैक करते थे, चाहे पूरी दुनिया से लड़ना हो। भाई अक्सर आपको पता है दिल्ली क्रिकेट में क्या होता है, यार मैं अपनी जगह बचा लूं, मैं कप्तानी बचा लूं, जो भी टीम मिलेगी मैं खेल लूं, और मैं इंडिया का कमबैक कर लूं। एग्जैक्टली। तो यूसुफ पठान के लिए वो लड़े थे। यूसुफ पठान वहां आए बिकॉज ऑफ गौतम गंभीर, और उसके बाद फिर वो केकेआर में भी खेले, फिर साउथ अफ्रीका गए, फिर उनका एक जबरदस्त सीरीज भी हुई, आपको याद होगा बायलैटरल, वो सब शुरुआत। तो मैं ये कह रहा हूँ ऐसे इतने एग्जाम्पल्स हैं गौतम गंभीर के जो लोग भूल जाते हैं, बट वो क्योंकि वो मूव फट है ना, वो सीधे जो दिल में है। और मैं एक और बात बोलता हूँ, गौतम गंभीर, अब मैं यहीं से बात करता हूँ, जो शमा मोहम्मद वाला, उसके बाद आपने देखा होगा कि मतलब एक मेजर पार्ट सोशल मीडिया, अब ये देखो ट्विटर इज अ प्रॉब्लम, और ये गौतम गंभीर को भी समझना होगा, उनके जो मतलब जो दोस्त हों उनको भी समझना होगा कि ये दो धारी तलवार है ना। अब शमा मोहम्मद का वो हुआ, और वो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस कहते हैं ना। आप सोचो खुद, आपको बिजली का काम नहीं आता और आप जानबूझ के वो नंगी जो वो तारें होती हैं, मैं पंखा ठीक कर दूंगा, मैं कर दूंगा, आप तो करंट मर जाओगे। शमा मोहम्मद, ये पॉलिटिकल जो होता है ना, बनाया जाता है कि इसको क्यों नहीं रखा, इसको क्यों रखा, वो सब अपनी अपनी वो कढ़ाई में, क्योंकि ही इज बीन अ बीजेपी एमपी, तो सब वो कढ़ाई में से निकालते हैं। अब चाय है, चाय बनाने के लिए आपको पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, और क्या चाहिए, पानी, चीनी डालनी डाल लेना। अब मैं एक ही साथ तीनों डाल दूंगा तो चाय नहीं बनेगी। तो शमा मोहम्मद ने जो बोला वो मतलब बहुत लोगों ने आके डिसमिस किया। अब एक और चीज हुई, इंडिया मैच हारा दूसरा कुलदीप यादव को लेके, तो मैंने देखा आज ट्विटर पे ना वो हैशटैग ट्रेंड करते हैं जब होते हैं। अब एक कुछ लोगों ने बोला, जैसे आज और मैं आप ही शो कर रहे हैं, इसमें हो सकता है हम गंभीर की कसूर भी निकालें उनका। सपोज आपने कह दिया नहीं नहीं बहुत अच्छे हैं, तो आज आप पेड पीआर हो गए फॉर एग्जाम्पल, तो लोगों ने कुछ ट्वीट्स को भी देखा रैंडम, क्योंकि वही हैशटैग्स चल रहे हैं, @गौतम गंभीर, @टीम इंडिया, तो उसमें सब बता रहे हैं कि यार ऐसा नहीं है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है। सच भी हो सकता है। मैं इसीलिए कहता हूं कि जब इस तरह की चीज आती है तो लोगों ने शमा मोहम्मद के टाइम पे भी जो निकाल दिया सब कुछ, वो कह दिया देखो जी पेड पीआर है। तो मैं तो ये भी मानता हूं कि राहुल द्रविड़ भी बहुत हारे बॉस, वो ज्यादा हारे, वो एक आईसीसी टूर्नामेंट जीते, बट बिकॉज राहुल द्रविड़ खुद ना तो सोशल मीडिया पे हैं, ना ही मतलब कोई इस तरह का कि जी राहुल द्रविड़ की सोच आपके बाहर आएगी, वो चुपचाप अपने 2.5 साल निकाल गए। नहीं, आलोचना तो उनकी भी बहुत हुई, बट वो चुपचाप निकाल गए। वो आप याद है, आप दुबई में हम जब उनको मिले थे 2022 का एशिया कप करेक्ट,
भाई राहुल द्रविड़ ट्विटर पे नहीं है। राहुल द्रविड़ को हम बता रहे थे, क्योंकि राहुल द्रविड़ को यार मैं तो मतलब उन दिनों से जानता हूं जब वो कर्नाटका से अंडर 19 खेलते थे, मेरे से एक दिन बड़े हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा। और क्रिकेट करियर तो यार हम लोग एज जर्नलिस्ट बड़ा कवर किया। फिर वो एनडीटीवी पे काम करते थे जब निखिल, वो इंडिया के वाइस कैप्टन थे, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था। अब वो वाइस कैप्टन दिन में बनाता था 100, रात को इंटरव्यू करते थे, आपको वक्त भी याद होगा। तो एंड राहुल द्रविड़ मीडिया को पसंद नहीं करते, ये फैक्ट है। पर एक चीज़ बताऊं, उनकी भी ना एक अच्छी क्वालिटी क्या थी। कई लोग कहते हैं कि यार क्रिकेटर्स इतने ऑब्सेस्ड होते हैं ना कि मेरी तारीफ हो बाकियों की हो तो जलन होती है, वो उल्टे थे। उनकी अगर आप तारीफ ज्यादा करते थे ना, वो उनकी ज्यादा तारीफ करते थे, वो कहते थे क्यों तुम इस सेंचुरी को सेलिब्रेट कर रहे हो, इतनी क्या सवाल, तो क्या हो गया मैंने सेंचुरी जाके मार दी, मतलब व्हाई यू गिविंग इट सो मच इंपॉर्टेंस। कई बार उनकी इंजरी हो जाती तो हम बड़ी खबर में पूछता था ना क्या हो गया आपको, तो क्या हो गया, एक छोटी इंजरी, खेले ना खेले क्या फर्क पड़ता है। तो मुझे समझाना पड़ता था यार आपको नहीं पता आपकी अहमियत क्या है, इंडियन क्रिकेट के लिए, इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात होती है ये सब चीजें। सो राहुल द्रविड़ की एक अलग तरह की पर्सनैलिटी थी, और उस टाइम पे ना दुबई बात हो रही थी, तो बात चली कि अब इनको एनडीटीवी पे इतने साल, फिर इंडिया टुडे पे, फिर मुझे आज तक में इतने साल, तो वही बात चल रही थी, टेलीविजन, मीडिया, स्पोर्ट्स के शोज, क्रिकेट के शोज। फिर हमने बताया कि यार हम ज्यादा ना अब करते हैं डिजिटल स्पोर्ट्स तक पे, ठीक है ना, हम देखो हम तो फुकरे हैं, स्पोर्ट्स तक पे करते हैं ना। तो अगला सवाल हम सोच रहे थे ये पूछा जाएगा, ओ अच्छा तो स्पोर्ट्स तक के कितने मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। उनको सच बताऊं मैं आपको, उस वक्त तक पता नहीं था। उन्होंने कुछ ऐसे ही बोला था ना कि फिर हमने कहा स्पोर्ट्स तक इज ऑन यूट्यूब, उनको एक्चुअली नहीं पता था, क्योंकि वो वीडियो नहीं देखते ना, वो आर्टिकल्स पढ़ते हैं। वो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं, वो वेबसाइट्स काफी पढ़ते हैं क्रिकेट की, लेकिन आर्टिकल्स पढ़ते हैं, लॉन्ग फॉर्मेट, लंबे लंबे। गौतम की दिक्कत क्या है, गौतम के साथ ना एक एक्सेस बैगेज भी है। वो है कि उन्होंने कई साल कमेंट्री भी कर ली है। अब जो उनकी पर्सनालिटी है, मेरी पर्सनालिटी है, वो वही दिखेगी। अब वो उन्होंने जब कोच थे बोल दिया कि इंडिया की टीम मोहम्मद शमी के बिना कैसे खेल सकते हो आप, या उन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, या उन्होंने बोल दिया, कुछ भी बोल दिया। अब क्या होता है ना, वापस आता है वो ठक, आज मोहम्मद शमी को ड्रॉप कर दिया, लेकिन तब ये बोला था। नहीं बट देखिए, मेरे जो विचार होंगे किसी खिलाड़ी के बारे में उस वक्त और अब अलग होंगे ना यार। अगर हो सकता है विराट कोहली टेस्ट प्लेयर 10 साल पहले, विराट कोहली टेस्ट प्लेयर ना हो। निखिल मैं आप बताऊं, अलग होंगे। यहाँ पर लोग बोलते हैं क्या होता है वो जो उसको पलटू क्या, वो जो पलटू राम, नहीं पलटू राम तो वो नहीं, एक और लफ्ज होता है कि ये बंदा बदल जाता है, गिरगिट, मतलब समथिंग लाइक दैट। तो जैसे मेरे साथ भी बड़ा होता है कि इससे बड़ा तो कोई पलटू नहीं है, कभी ये बोलता, कभी, अरे मैं ये बोलता हूं दोस्तों, अगर मैं आज ये कहूं जैसे कि इस इंसान के बिना इंडियन क्रिकेट नहीं है, और मैं 6 महीने बाद कहूं यार हाँ इस इंसान के बिना हो सकती है, तो शायद वो 6 महीने भी गुजरे हैं, और शायद कुछ हुआ भी है दोस्तों। मैं 6 महीने बाद भी कहूं नहीं, देन दैट मीन्स मैं पेड पीआर कर रहा हूं। मेरे विचार अगर बदल नहीं रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, आई मे बी रॉन्ग, मेरी जजमेंट गलत हो सकती है, बट अगर मेरे विचार नहीं बदल रहे हैं विद द चेंज इन सिनेरियो, फिर मैं जो है ना पेड पीआर। आपको एग्जांपल दे देता हूं, टेस्ट क्रिकेट में मुझे तो ऐसा लगा था कि भाई जब रोहित विराट अचानक छोड़ गए, मुझे लगा था अब गई भैंस पानी में, टाइम लगेगा भाई, ये नहीं हो सकता, अब आपकी पिटाई होने वाली है इंग्लैंड में, सच कह रहा हूं। तो पर आज आप मेरे से पूछोगे कि इंडियन टेस्ट टीम का क्या हाल है, तो मैं कहूंगा यार बल्ले बल्ले चंगे। तो चलो खैर वही हम वापस जाते हैं, बदला ना। हाँ। 4 महीने में आपका थॉट बदला, तो जो आपने इंग्लैंड में देखा उसके बाद। मैं वही जाता हूं। चलो गौतम को आए हुए हैं 1.25 साल, अजीत अगरकर को आए हुए हैं 2.25 साल। दोनों 2007 वर्ल्ड कप जीतने वाली, T20 जीतने वाली टीम में थे, गुड परफॉर्मर्स। अजीत का वो टूवर्ड्स द सनसेट ऑफ हिज करियर था, गौतम गंभीर का ये 4 साल का एक पीक आया था, 7 से लेके 11 तक, और 11 में वर्ल्ड कप में भी आप जानते हैं गौतम गंभीर का। अजीत अगरकर ने भी कई यादगार जीत का हिस्सा रहे हैं। अजीत अगरकर के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, अजीत अगरकर जब क्रिकेट खेलते थे वो कम बोलते थे। अजीत अगरकर को कभी किसी विवाद में ना सुना, ना देखा, ना पाया। मैंने नहीं सोचा था कि वो जब सिलेक्टर बनेंगे, चीफ सिलेक्टर,
तो भाई वो इतने स्ट्रिक्ट हेडमास्टर होंगे, बट ही हैज़ बीन। मैंने तो ये सुना है कि लास्ट ईयर जब T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी चेंज होनी थी, वर्ल्ड कप के बाद T20 की, ऑब्वियसली आपका बोर्ड चाहता था हार्दिक पांड्या इज द नेचुरल सक्सेसर, हार्दिक को दिया जाए। और शायद जो उस वक्त के जो इंपॉर्टेंट टीम मैनेजमेंट थी, इंक्लूडिंग द आउटगोइंग कोच राहुल, रोहित आउटगोइंग कप्तान एंड इनकमिंग कप्तान गौतम गंभीर से भी शायद बात हुई, अजीत अगरकर अड़ गए। इन्होंने कहा जी सूर्य कुमार यादव चाहिए, आई डोंट नो वॉट एवर रीजन। बोर्ड ने कहा यार नहीं ऐसे मत करो, एंड देन ही स्टक टू इट। और मैंने सुना है कि भाई ये बार बार कह भी देते हैं कि बनाने वक्त मैंने एक कंडीशन रखी थी कि आप लोग मुझे काम करने दोगे, बड़े फैसले में नहीं आओगे। जाऊं? नहीं, रुक जाओ। बट एक मैंडेट ना गौतम गंभीर को भी, ये निखिल पिछले साल जब इनको बनाया गया, मैं हैरान हुआ था। आई थिंक एक अनरिटन अनस्पोकन मैंडेट इनके पास भी है, जो पहले 6 महीने इनके कोचिंग के में निकला और देन बोर्ड के पास भी गया। वो था द स्टार कल्चर। जो स्टार कल्चर इंडियन क्रिकेट में अच्छा होता है, बट जो उसकी कमियां थी, आई थिंक दीज टू हैव बीन गिवन अ मैंडेट बाय द अथॉरिटीज कि जहां पर आपको लगे स्टार कल्चर हावी हो रहा है टीम कल्चर पे, आप फैसला कर लीजिए। इसमें ज़्यादातर सच्चाई है, कुछ हद तक थोड़ी दूसरी कहानी भी है। मतलब सच्चाई भी है, जितना सच्चाई नहीं, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टार कल्चर जो है, जो आप बात कर रहे हो, उसमें उसको एंड करने में अजीत अगरकर का बहुत बड़ा हाथ है। सिर्फ ये नहीं कि जो ये सब आप देख रहे हो कि डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाया जा रहा है या बाकी चीज़ें, पर इस चीज़ को फ्लैग ऑफ करने में भी, मतलब भाई स्टार कल्चर था, वो तो कब से था, सबको पता था, बीसीसीआई को ही पता था, बट ये चीज़ को पॉइंट करना कि यार इसको हमें काबू में लाना पड़ेगा। और ये स्टार कल्चर है, और ये स्टार कल्चर ये मतलब स्टार हाँ। कल्चर का अच्छा है, और यहां से स्टार कल्चर का बुरा शुरू हो। हाँ, और इसको हमें काबू में लाना लकीर पड़ेगा। खींचनी। तो इसमें उनका बहुत बड़ा हाथ था, बीसीसीआई को ये चीज़ बताने में, और फिर बीसीसीआई को ये चीज़ मानने में भी, और उसके बाद ये बदलाव है। और जैसे आपने कहा कि वो इतने स्ट्रिक्ट हेडमास्टर निकलेंगे, तो आप थोड़े सरप्राइज हैं, मैं नहीं हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मतलब क्योंकि हम उनको जब वो बतौर खिलाड़ी थे तब से जानते हैं, तब से मुझे पता है, क्योंकि उनके जो दोस्त थे टीम में जिनके साथ रहते थे, वो हमेशा इस किस्म के इंसान थे। वो मतलब होता है ना, टीम में किसी के साथ आप मस्करी कर भी लो, थोड़ा बहुत मजाक भी कर लो, चल जाता है। वो बड़े यारों के यार थे, लेकिन उनके साथ आपको पता था कि आप ज़्यादा लिबर्टी भी नहीं ले सकते, चाहे आप कितने भी बड़े प्लेयर उठने बैठने वालों में युवराज सिंह थे, जहीर खान थे, हाँ, आशीष नेहरा सचिन तेंदुलकर, आशीष नेहरा, हरभजन सिंह, हाँ, पार्थिव पटेल, लेकिन अजीत अगरकर मतलब बड़े वो उस किस्म के इंसान थे, थोड़े हाँ, नो नॉनसेंस पर्सन। वो उस टाइम बतौर खिलाड़ी भी थे। मैंने उनको मतलब उस वक्त भी कई बार इंटरव्यू किया था, लेकिन मुझे कभी उनसे वो एरोगेंस भी नहीं लगी। वो एरोगेंट भी नहीं थे, बड़े अप्रोचेबल थे, सीधी बात करते थे, जिस तरह से आप क्रिकेट के बारे में बात करते हो। फिर उसके बाद उनका जो आप कह रहे हो ना, ये जो पर्सनालिटी है कि किस तरह से वो टफ कॉल ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने देखा जब वो मुंबई के चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स बने थे, उस वक्त सूर्य कुमार यादव थे टीम के कप्तान। ये मैं बात कर रहा हूँ 18-19 को लेकर। मुंबई का सीज़न इतना अच्छा से नहीं जा रहा था, बल्कि वो मुंबई के मैचेस जाते थे देखने। आपको पता है मुंबई में कैसे होता है, सिलेक्टर्स जाते थे काफ़ी मैचेस, उनको कई चीज़ें टीम में ठीक नहीं लगी, उन्होंने स्काई को कप्तानी से हटा दिया था बीच सीज़न में। उस वक्त बड़ा हंगामा हुआ था मुंबई सर्कल्स में, लेकिन वो और उनके खिलाफ भी कई अखबारों ने आर्टिकल्स भी लिखे थे कि यार आप ये चीज़ बदलाव कर रहे हो, ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हो, ये सब चीज़ें। पर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, और कुछ समय बाद उन्होंने छोड़ भी दी थी सिलेक्टर की पोजीशन, क्योंकि जब उनको लगा कि आप मेरे को काम नहीं करने दे रहे, तो उन्होंने कहा मैं कोई चीज़ लूँगा नहीं जिसमें आप मुझे फ्री हैंड नहीं देते। तो यही चीज़ उन्होंने कंटिन्यू किया अब। और आपको ये भी पता है कि उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, क्यों आप उनको लेके आए। आपको लगा कि भाई कई खिलाड़ियों को आप नहीं कुछ कह पा रहे, आपके पास सेलेक्टर्स ऐसे जो नहीं कह पा रहे, तो हम अजीत अगरकर को लेके आते हैं। लेकिन एक चीज़ है, क्योंकि अब जैसे कभी कोई खिलाड़ी नहीं चुना जाता, तो हम सीधा सीधा उंगलियां गौतम गंभीर और अजीत अगरकर पर उठा देते हैं। एक चीज़ मैं बताऊंगा, सबसे पहली बात, गंभीर और अजीत अगरकर शायद खेलने के दिनों में बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन आप ये जान के पता नहीं लोग हैरान होंगे या बड़ी ऑब्वियस बात है, इस वक्त ना दोनों बड़ी करीब
तरीके से काम कर रहे हैं। देखो ये ऐसी भी रिलेशन हो सकती थी, दोनों स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, वॉलेटाइल हो सकता था, क्लैश हो सकता था, लेकिन ज्यादातर चीजों में ये बड़े सहमत होते हैं। मतलब शायद इन दोनों का नजरिया वैसा है, चाहे खेलते समय इतनी दोस्ती ना हो, लेकिन वर्क जो आप जब आप काम करते हो, जो आपकी सोच है कब आपको किस खिलाड़ी को रखना चाहिए कब नहीं, वो थोड़ा मेल खा रहा है उस लिहाज से। मुझे ये भी पता चला है कि भाई कई बार ऐसे आलोचना हो जाती है, यार गौतम गंभीर इसको निकाल रहे हैं, इसको नहीं निकाल रहे। कई बार अजीत अगरकर ने उन्हें डिफेंड भी किया कि नहीं, शायद आप गलत सोच रहे हो। उनका जो सोच है, ही हैज़ अ हार्ट इन द राइट प्लेस। उनकी जो सोच है ना टुवर्ड्स क्रिकेट, वो सही है। कोई पर्सनल वो ग्रीवेंस नहीं कर रहे कि यार ये मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं, इसको निकाल दो। पहली बात है, एक चीज़ और, वो मैं आपको उसमें एक उदाहरण भी दूंगा। लोगों को लगता है अब जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, ठीक है, अजीत अगरकर बड़े हार्ड टास्क मास्टर हैं और गौतम गंभीर भी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और इनकी काफ़ी से होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर डिसीजन यही ले पा रहे हैं। कुछ डिसीजन आपके बीसीसीआई से भी आते हैं, कुछ डिसीजन ऐसे भी होते हैं। बीसीसीआई या इंडियन क्रिकेट मतलब बड़े एडमिनिस्ट्रेटर? हाँ, मेरा कहने का मतलब है not exactly BCCI or the thing you perceive as BCCI, इंडियन क्रिकेट। और what could have been BCCI? हाँ, इंडियन क्रिकेट, वहाँ से भी डिसीजन आते हैं। जैसे चले मैं मतलब सरफराज की अगर आप बात कर लें, तो क्या सरफराज खान टीम में होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे? अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो ऑब्वियस सी बात है, होने चाहिए थे। चले अगर 11 में नहीं तो एज बैकअप होने चाहिए, बैकअप भी नहीं, चलो तो इंडिया में ए में होने चाहिए, नहीं है ना वो पूरी तरह। तो आपको लगता है इसमें गौतम गंभीर या अजीत अगरकर का हाथ होगा? मुझे ऐसा लगता है कि अगर अजीत अगरकर पूरे फ्री हैंड से टीम सेलेक्ट कर रहे होते तो सरफराज खान ना सिर्फ ए टीम में होते बल्कि वो स्क्वाड में होते। अब 11 का तो मुझे नहीं पता। आप ये कह रहे हैं कि अजीत अगरकर में हैव बीन इंक्लाइंड कि सरफराज होने चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप हर चीज मेरिट पे देख रहे हो। सो अगर अजीत अगरकर, चलो मैं एक एक करके आप एक काम करता हूं। हम जो 4-5 कंट्रोवर्शियल बातें हैं, तारीफें हमने बड़ी कर ली, अब थोड़ी कर रही खिंचाई, ठीक है जी? तो अब मैं रखूंगा कड़वे सवाल, कड़वे सच, कड़वी हकीकत। सो एक एक करके उसको डायसेक्ट करते हैं। सबसे पहला मुद्दा है जैसे सरफराज खान का। जैसे एक ये अब ये पॉलिटिकल होता है कि जी मुस्लिम है तो नहीं खेल रहा, ऐसा भी आप जानते नहीं है यार। मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी से पूछ लो, ज़्यादा पीछे मत जाओ। अगर आप जहीर खान थे, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कप्तानी की है, चलो मैं कहता हूँ रिसेंट भी देखो तो सिराज, खलील अहमद और शमी, ये तीन तो एक साथ भी खेले हैं। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि अजीत अगरकर का फैसला नहीं है, सो सरफराज से दिक्कत किसको है? और क्या वाकई में कोई दिक्कत है? क्या सरफराज खान दोबारा इंडियन क्रिकेट में नजर आएंगे कि नहीं आएंगे? अब जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर पूरा फ्री हैंड होता अजीत अगरकर के पास तो सरफराज खान जरूर टीम में होते। पहली बात ये। दूसरी बात, अब किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि वापस उस पर आता हूँ कि गौतम गंभीर की वजह से सरफराज खान नहीं आ रहे। और अगर आपको याद होगा, आपने ना प्रोग्राम के शुरू में कहा कि इतनी रिपोर्टिंग हो रही है, जो रिपोर्टिंग होती है सब सही होता है। अब आपको याद होगा एक रिपोर्टिंग ये भी हुई थी कि सरफराज खान के खिलाफ किसी ने ये कहा बीजीटी के बाद कि भाई इन्होंने खबरें लीक की हैं ऑस्ट्रेलिया में, और उन खबरों के मुताबिक नाम लिया गया गौतम गंभीर का कि कोच गौतम गंभीर ने ये ऑब्जेक्शन ने, ये कहा गया, सीधा सीधा रिपोर्टिंग हुई। आप अभी पुराने अगर आप उठा के देख लेंगे आर्टिकल्स या वीडियोस, आपको पता चलेगा ये सीधा सीधा कहा कि भाई गौतम गंभीर ने ये ऑब्जेक्शन रेज करी कि भाई कुछ खबरें बाहर गई टीम से और इसके पीछे सरफराज रिस्पॉन्सिबल थे और इसलिए वो टीम में नहीं है। ये रिपोर्टिंग हुई। बट इतना मैं आपको 100% कह सकता हूँ, ना ये चीज़ अजीत अगरकर ने उठाई, ना ये चीज़ गौतम गंभीर ने मीटिंग में उठाई। ये इंडियन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनमें से किसी ने सीधा सीधा ये कहा कि सरफराज खान ये कर रहे थे। अब उसमें सच्चाई, मतलब क्या वो कर रहे थे या नहीं, उसमें उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो मुझे नहीं पता कि भाई क्या उन्होंने खबर लीक की या नहीं की, वो मुझे नहीं पता। बट ये इल्ज़ाम उन पे लगाया गया इन दैट मीटिंग। और उसके बाद अगर आप देखें धीरे धीरे करके वो टीम का हिस्सा नहीं है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हर चीज़ हम गौतम गंभीर और अजीत अगरकर पे उंगली उठा देते हैं। अगर वो इतने पावरफुल होते हैं ना, बट निखिल ये जो आपकी तो बात है सरफराज को टीम में रखते हैं। तो आप ये कह रहे तो तीन हिस्से हैं। पहली बात तो खबर, अब आप पीआर पे आ जाइए। पहली बात देखिए अब खबर कैसे प्लांट की गई। अब देख रहे हैं ना कि वो बोला
ना आपके कोच ने था ये इल्ज़ाम लगाया, ना आपके सेलेक्टर ने ये इल्ज़ाम लगाया, ये इल्ज़ाम लगाया गया बीसीसीआई की तरफ से किसी ने। लेकिन खबर क्या गई, ये गौतम गंभीर कर रहे हैं, जो कि हालांकि इसमें से किसी ने सफाई नहीं दी है। मैं आपको एक सच बताऊं, जब ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार में आई थिंक 2 जनवरी या 1 जनवरी सिडनी से ये खबर आई थी, और 2 उनके यार बड़े रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट्स, उन्होंने ये खबर लिखी थी। और उन्होंने लिखी, मतलब मैं आई हैव टू बिलीव इट, खबर तो थी। और मैं सच बताऊं, मुझे फर्स्ट गो में ये लगा कि ये खबर शायद गौतम गंभीर को सूट कर रही है, मुझे ऐसा लगा। मैं अब आप भी कैसे सूट कर रही है, उनके खिलाफ ही जा रही है। उसमें आया बेचारे हैं, उन्होंने कहा टीम को इंडिया के लिए खेलना है। अच्छा, वो जो आप कह रहे हो, जो पहली फर्स्ट खबर जो आई थी पहली, हाँ, तो मुझे ऐसा लगा। बट देन बाद में जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया, और इधर उधर हमने भी फोन किए कि ही इज द वन हु इज द मोस्ट अनहैप्पी, बिटर, नॉट हैप्पी विद व्हाटएवर हैपेंड। तब देखो कभी कभी ना गुस्सा दिखाने के लिए भी होता है, ओ मैं खुश नहीं हूं, मेरे पे इल्जाम लगा दिया, और अंदर से हो सकता है कि मैं ही चोर हूं। बट वो आहिस्ता आहिस्ता पता चला, एंड देन ही लेट गो ऑफ अ बैटिंग कोच जो उनके करीब थे, अभिषेक नायर। वो आई थिंक उसके बाद उनको भी छोड़ दिया गया, ऑब्वियसली इसीलिए। अब वो क्या आपने इंक्वायरी कमेटी बिठाई कि नहीं बिठाई, उसकी फाइंडिंग्स क्या है, क्या वाकई उस प्लेयर ने लीक किया कि नहीं किया, हमें नहीं पता। बट अगर आप ये कह रहे हैं कि गौतम और अजीत अगरकर का नहीं, ये बोर्ड के कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स का फैसला था, तो इस लिहाज से तो निखिल फिर सरफराज क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। फिलहाल संकेत तो वैसे ही, क्योंकि बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा, क्योंकि क्रिकेटिंग टैलेंट में आप उनको, मैंने आपको एग्जांपल दिया, इस वक्त इंडिया के परमानेंट नंबर 3 कौन है जो नंबर 3 खेल रहे हैं? अभी कोई भी नहीं है एज ऑफ नाउ। साई सुदर्शन है। साई सुदर्शन है। साई सुदर्शन की डोमेस्टिक एवरेज है 39-40 की, ठीक है। साई सुदर्शन की टेस्ट मैचेस में अब 9 पारियां हो गई हैं, उनकी एवरेज कुछ 28-29 की है, ठीक है ना, और 9 पारियां हो चुकी हैं, बट वो आपके परमानेंट नंबर 3 है। सरफराज खान 11 इनिंग्स खेले, उनकी एवरेज है 37, यानी साई सुदर्शन से ज़्यादा। उनके पिछले 5 साल की फर्स्ट क्लास एवरेज है 100 से ज़्यादा है। ओवरऑल है 70 की एवरेज। तो अब आप बताएं, इन टर्म्स ऑफ मेरिट किसको होना चाहिए टीम में? अच्छा, मैं छोटी सी एक और बात, बट नहीं है तो, क्योंकि निखिल ने आज ना, मतलब मैंने भी ट्वीट किया था कि यार सरफराज इंडिया ए में नहीं है, मैं बड़ा हैरान था। और सरफराज के साथ हमने देखा एक पैटर्न बना। हालांकि देखिए, मैं आपको बताऊं, सरफराज को बहुत देर इग्नोर किया गया, और ये था कि नहीं खेलना नहीं खेलना, फिर अचानक से मजबूरी में खिलाना पड़ा। एंड वो सीरीज आपको याद होगी, ध्रुव जुरैल और सरफराज ने तो इंडिया की इज्जत बचा ली थी बॉस। उसमें विराट भी नहीं थे, फिर केएल राहुल भी नहीं थे, बहुत से प्लेयर चले गए, एंड देन ध्रुव जुरैल और सरफराज दोनों आए। उसके बाद खैर सीजन आया, बांग्लादेश की सीरीज आई, उसमें भी आई थिंक सरफराज नहीं खेले थे। न्यूजीलैंड के मैच में जहां पे इंडिया पहली इनिंग में, आपको भी पता है यार क्या हुआ था, सेकंड इनिंग में 150 रन बनाए, और ये करिश्मा कर देते शायद ऋषभ पंत के साथ, बट इंडिया रह गया। अगली 4 इनिंग में इनके भी रन्स नहीं आए, बट वो किसी के भी नहीं आए। ऑस्ट्रेलिया में मुझे लग रहा था पता नहीं खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, क्योंकि वो बातें हैं ना, शॉर्ट पिच बॉल, ये वो। ऑस्ट्रेलिया दौरा खत्म हो गया, फिर ये कांड हो गया। उसके बाद इंडिया की टीम इंग्लैंड गई, और मैं हैरान हो गया कि इनको किसी भी टीम में नहीं रखा गया। सो मच सो इंडिया ए के जो मैचेस थे, इंग्लैंड वहाँ खेले, इंडिया ए एक मैच में उसमें भी बाहर बिठा दिया था। हाँ, पर एक आई थिंक इंट्रा स्क्वाड में 100 था, और एक में 90 कुछ थे। आपको कैसे पता चला कि इंट्रा स्क्वाड में इन्होंने 100 बनाया, इतनी बॉलों में बनाया? आपको कैसे पता चला था? सोशल मीडिया पे आ गया ना। सोशल मीडिया पे मतलब कैसे आया? क्योंकि वो तो मैच जो था वो तो मीडिया के लिए नहीं था। वो आपको कैसे पता चला? मुझे भी वैसे ही पता चला। हाँ, मैं वही, अब देखो, मैं अब आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा ना लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत होती है। मैच हुआ इंटर स्क्वाड, वो ऑस्ट्रेलिया में भी होते हैं, इंग्लैंड में भी होते हैं, और वो मीडिया के लिए बंद कर दिया जाता है, सो दैट आप ना जाओ। आपको याद होगा पर्थ में एक बार प्रैक्टिस भी बंद कर दी गई, काले कपड़े लग गए थे, तो किसी प्लेयर की स्कोरें नहीं आई एग्जैक्टली। तो आपको और मुझे कैसे पता चला कि सरफराज ने वो 100 बनाया, फिर 92, कैसे कैसे पता चला? आप बताएं ना। व्हाट्सएप? नहीं, मैंने तो देखा था, सोशल मीडिया पे ही देखा था, और स्कोर शीट की कॉपी देखी थी। हाँ, मैंने भी वैसे।
व्हाट्सएप पे कॉपी आई थी। क्या बीसीसीआई ने वो स्कोर शीट की कॉपी रिलीज की थी? नहीं की थी। तो बीसीसीआई तो बहुत चीजें नहीं रिलीज करता, पर आपको पता चल जाता है ना, ये तो हमारा काम है यार, पता लगाना। उस मैच में ऋषभ पंत खेले थे? याद नहीं आ रहा मुझे। उस मैच में साई सुदर्शन खेले थे? वो तो अब याद ही नहीं। उस मैच में करुण नायर खेले थे? खेले थे शायद, खेले होंगे। उस मैच में शुभमन गिल तो खेले ही होंगे। इन सब की स्कोरें बता दो मुझे आप। वो स्कोर कार्ड अगर होगा तो स्कोर बता देता हूँ, निकालूँ, हो सकता है वो अभी भी स्कोर कार्ड मैं आपको क्या है बताओ ना, आप सीधे सीधे पॉइंट पे आओ। मैं सीधा पॉइंट पे आ रहा हूँ कि मतलब कभी कभी ना आपको वो कहते हैं ना महात्मा गांधी के 3 बंदर वाली बात करनी पड़ती है। अब मैं आपको बताता हूँ, देख एक नहीं सेकंड। सकता, मैं बोल नहीं सकता, मैं सुन नहीं सकता। नहीं, मैं अब आपको एक चीज़ बताऊँ, अब मुझे याद आया वो कहाँ से आया था, अब मुझे याद आ गया। वो कोई स्क्रीनशॉट या कुछ नहीं था, एक पोर्टल पे था। हाँ, एक पोर्टल था, उसमें स्कोर शीट थी नहीं, हाँ, बट वो पोर्टल था जो एक इंग्लैंड बेस्ड पोर्टल है, उसमें वो स्कोर शीट थी। मैं उसको आपको बता भी देता हूँ, ECB का था पोर्टल, मैचेस का था। ecb.nvplay.com। नहीं, बाकी मैचेस का था, उसमें ये आया था। बाकी 3 दिन का 4 दिन का था। बाकी अब वो मुझे याद नहीं। अब ना क्या हो रहा है, मैं उस लिंक, मेरे पास अभी भी वो लिंक है, अब मैं उसको क्लिक कर रहा हूँ तो वो अब पे हो गया है, आपको यूजर नेम पासवर्ड डाल के। खैर, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि बट पोर्टल पे था, वो भी ECB का पोर्टल है, ecb.nvplay.com कुछ ऐसा है। नहीं, आपने मुझे दिखाया भी था अपने फोन पे। खैर उस वो फोन पे तो आपके भी आया होगा, ऐसा क्या है। मैं तो कुदरती उस वक्त लंदन ही था। अच्छा, हाँ। उसी टाइम पे, ये पहले जब तो ये तो हमारा काम है खबर निकालना भी, कौन क्या कर रहा है। सरफराज टीम का नाम आपके बताएं। सामने क्लियर है। आई थिंक निखिल ने जो बताया है, मुझे भी निखिल ने इतना खुल के नहीं बताया था, आज पहली बार इन्होंने बताया है। सो ये अनफिल्टर्ड खबर नंबर 1 कि अगर सरफराज आज इंडियन सिस्टम में नहीं है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वो ये एडमिट करते हैं निखिल कि ही राइट नाउ इज नॉट ये नहीं, राइट नाउ। ये देखिए, ये मैं तो इसमें कोई आप डिसीजन लेने वाला नहीं, मुझे मानते हो। लगता है, पता क्यों, आप अब आपका मैंने बताया नंबर 3 कौन है, अब आप बैकअप भी जो लेके जा रहे हो, जो आपके बैकअप भी हैं पडिक्कल, उनकी भी एवरेज नीचे ही है सरफराज से। अब आप रजत पाटीदार, जिन मतलब जो अच्छे बैटर हैं, जो उन्होंने IPL में बहुत अच्छा किया, बट उनको भी आपने टेस्ट मैच में चांस दिया था, बड़ा ही मतलब जो मैं कहूँगा उम्मीद से बहुत नीचे उनका परफॉर्मेंस रहा था। ठीक है, मैं ये नहीं कहता उनको चांस नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आप उनके पास भी तो जा रहे हो ना वापस। अभिमन्यु ईश्वरन जिनको आप लेके जाते हो हर बार, करेक्ट, खिलाते नहीं हो, उनके पास भी हो आप, मतलब उनको भी कह रहे हो कि नहीं यार आपको हम रखना चाहते हैं, और जो शख्स उनसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है, इनमें से एक ही ने 100 बनाया है टेस्ट क्रिकेट में। करेक्ट, करेक्ट। वो तो और उससे सरफराज पहले है। इंग्लैंड में कितने 3 या 4 उनके हाफ सेंचुरीज थी उस वाले टूर में। या वो तो क्या तो मैं वही कह रहा हूं ना कि मतलब दूसरी बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूं निखिल, वो ये सिलेक्शन की। अभी मैं रोहित और विराट पे नहीं आ रहा हूं, वो बाद में करेंगे। कुलदीप यादव को ना खिलाना, ऑब्सेशन विद 8 नंबर तक बैटिंग। मैं मानता हूं कि टीमों को एक गारंटी चाहिए होती है 8 नंबर पे यार बैटिंग करने वाला हो। ऑब्सेशन विद हर्षित राणा, कुलदीप यादव को ना खिलाना, नीतीश रेड्डी, ये इन सब्जेक्ट्स पे अब मैं बात आपसे करता हूं। मैं जानता हूं कि 8 नंबर तक आपको बैटिंग चाहिए। क्या आप इस साल जो चैंपियंस ट्रॉफी जीते दुबई में, 8 नंबर तक आपके पास बैटिंग थी? कौन था 8 नंबर पे? आपने ऐसे नहीं याद होगा, बट आपने 8 नंबर आई थिंक आपके कुलदीप, अभी मोहम्मद शामी, वरुण चक्रवर्ती तो नहीं थे 9, 10, 11। 8 नंबर पे आई थिंक ऑलराउंडर थे, शायद सुंदर थे, सुंदर थे मेरे या ख्याल अक्षर से। थे, एक सेकंड, है ना, उनमें से एक था। बट एकदम पूरा बैटिंग ऑर्डर याद नहीं। नहीं मतलब अब मेरा जो सवाल है ना, मेरा हाँ, सवाल वो ये बताएं। है, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल निकाल लीजिए। वही निकाल रहा हूँ। तो आपकी बैटिंग थी रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर 4 पे, अक्षर 5, KL 6, हार्दिक 7, रविंद्र जडेजा 8। हाँ, क्योंकि अक्षर थे। चलो ठीक है, बट आप ये भी देखो कि उनमें से आपके 8 पास तक बैटिंग, बॉलिंग ऑप्शंस जो थी वो विकेट टेकिंग ऑप्शंस थी। मोहम्मद शामी विकेट टेकर, वरुण चक्रवर्ती विकेट टेकर, कुलदीप यादव। मैं अक्षर और जडेजा को मिला के कम से कम एक तो गिन ही सकता हूं, एंड इवन हार्दिक पांड्या विकेट टेकिंग ऑप्शन। लेकिन आप जो यहां पे मैचेस खेल रहे हो,
8 नंबर पर नीतीश रेड्डी। अब मैं जानना चाहता हूं नीतीश रेड्डी क्या है। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच में 100 है, यूजुअल 40s भी थे, उसके बाद से उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या नीतीश रेड्डी बॉलर है नहीं। कि चलो जी 8 नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हैं? क्या नीतीश रेड्डी बैट्समैन है, क्योंकि वो ओवर तो 2 या 3 डालते हैं और टेस्ट मैचों में कई बार आपने बॉल भी डलवाया, पर वो 8 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं। सो मेरा पॉइंट ये है कि क्या ये ऑब्सेशन है, ये डर है? भाई 2023 वर्ल्ड कप उठा लेना, वहां तो इंडिया नहीं खेलता था 8 नंबर तक। इंडिया के पास 5 ही बॉलर थे और 5 पटाखा बॉलर थे। ठीक है जी, आप कहते हो भाई बैट्समैन हमारे जो है रन बनाओ यार, कोई बात नहीं। अब कभी कभी आप चाहते हो हार्दिक पांड्या जब टीम में नहीं होगा आपका बैलेंस बिगड़ेगा, बट यार आप ऐसे भी नहीं ना कर सकते कि 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए और विकेट टेकिंग ऑप्शंस आपके पास 2 ही हैं। अभी तो विकेट टेकिंग ऑप्शंस आप 2 ही लेके चल रहे हो ना। मैं माजरत के साथ, वो सुंदर हो, अक्षर पटेल हो, इवन चलो हर्षित राणा को भी मैं गिन लेता हूं विकेट टेकिंग ऑप्शन, बट आप आउट कब करोगे? सो कुलदीप यादव के साथ भी क्या वो सरफराज खान वाली बात हो रही है, या आप बैलेंस के कारण ही आपको लग रहा है? नहीं, देखिए उनके साथ तो वो सिस्टम का हिस्सा है। अभी आपने देखा है एशिया कप में वो खेल रहे थे, आपके टॉप विकेट टेकर थे, मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे आप मेरे से पूछो तो, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन उनके साथ आप बैलेंस की वजह से नहीं खिला रहे। लेकिन मैं आपसे सहमत हूँ, मैं अगर टीम चुन रहा होता, मैं कप्तान होता और अपनी 11 बना रहा होता तो 100% आग बंद करके कुलदीप यादव का रखता। मैं तो यहाँ तक जाऊँगा कि पिछला मैच जो आप हारे हो एडिलेड में 260, उस पिच पे ठीक ठाक टोटल था, आपको 1 या 2 और विकेट टेकर चाहिए थे। आप हारे तो कितने मार्जिन ऑफ 2 विकेट से हो। बिल्कुल। आपके पास कुलदीप यादव होते, वो जो 2 पार्टनरशिप लग रही थी कहीं शॉट के बीच या कॉनली के बीच, कहीं वहीं उनको तो जल्दी आउट करना था, जो मुझे लगता है कुलदीप यादव आउट करते हैं। आप शायद इस वक्त सीरीज में 1-1 बैठे होते, आपको बस 1 और विकेट टेकर चाहिए था, कुलदीप यादव टाइप या वरुण चक्रवर्ती आपके पास है, या जसप्रीत बुमराह खेल रहे होते, कुछ इस तरह की आपकी बॉलिंग लाइन होती है, आप जीत जाते। बट आई थिंक इंडियन टीम इसको ऐसे नहीं देख रहा है। इसके पीछे कारण है जो आप देखो, अब व्हाइट बॉल क्रिकेट कैसे चेंज हो गया, और उसमें सबसे बड़ा दोषी है आपका आईपीएल। आदत आपकी बिगाड़ी है आईपीएल ने। इंपैक्ट प्लेयर आपको दे देता ऑप्शन, आपकी आदत होगी 8-9 तक बैटिंग रखने की। अब आप सब बैटर को कहते हो वैसे खेलो, अब आप बॉलिंग पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। सो मच सो एशिया कप फाइनल आप खेले हो विद 1 फास्ट बॉलर, आप सिर्फ 1 फास्ट बॉलर के साथ खेले हो फाइनल। आपने, वो अलग बात है शिवम दुबे अच्छी बॉलिंग कर गए, वो तो चलो चैंपियंस ट्रॉफी आपने जीत ली, पर मैं आपको एक चीज बताऊं, वो ना आप देखो उस दिन क्या हुआ। एशिया कप फाइनल पे जा रहा हूं, ये कितनी जोखिम भरी स्ट्रैटेजी है। आप फेवरेट थे उस दिन ना, आप अगर टॉस हार गए होते ना और देने पड़ जाते, एग्जैक्टली, क्योंकि आप वो अटैक के साथ, क्योंकि आप चेस कर रहे हो, आपको पता है मेरा स्ट्रॉन्गर इस वक्त बैटिंग है, रन जो बनाओगे मेरे पास इतनी डेप्थ है मैं चेस कर जाऊंगा। वही अगर आपने रन पहले लगाए होते और आपके पास 1 फास्ट बॉलर होता और दूसरी टीम थोड़ा संभल के खेल लेती तो आप फंस गए। चलो मैं कहता हूं आपने गैम्बल लिया, वो गैम्बल जिस, देखो जी सीधी सी बात है, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं और ढलते को कोई पूछता भी नहीं। ढलते के साथ तो वो कयामत से कयामत तक फिल्म आपको याद है? बहुत अच्छे से, कयामत से कयामत तक 1988 फेवरेट है मेरी, उसके गाने तो तबाही है। उसमें एक सीन आता है कि आमिर खान और जूही चावला, आई थिंक ये माउंट आबू में या कहीं पे होते हैं, जब वो अपने घर में रह रहे होते हैं। हाँ, नहीं पहले। अच्छा। तो वो सूर्य ढल रहा था, एक तस्वीर खिंचाते हैं और बाद में दोनों मर जाते हैं। तो किसी ने कहा ढलते सूरज के साथ तस्वीर नहीं खिंचानी चाहिए, हमेशा चढ़ते सूरज के साथ। खैर ये बातें हैं यार, आपको पता है, तो मैं ध्यान रखूंगा ना इन सब चीजों का। हाँ, मैं उसके बाद से नहीं ढलते सूरज का, तो ढलते सूरज को कोई पूछता नहीं, और जो चल जाता है गैम्बल यही होता है। जुआ इज अ नेगेटिव वर्ड, गैम्बल, आप एक रिस्क लेते हो, उसका रिवॉर्ड भी मिलता है, हार भी सकते हैं जीत भी सकते हैं। बट मुझे ना ये थोड़ा सा कुलदीप को ना खिलाना, हर्षित राणा के पास ही जाना, नीतीश रेड्डी में एक हार्दिक पांड्या ढूंढना, मैं इन 3 चीजों को लेके ना निखिल अब थोड़ा पक सा गया हूं। एंड देयर विल बी डेज जब हर्षित राणा विल डू वेरी वेल, देयर विल बी डेज जब शायद नीतीश रेड्डी भी कुछ कर दें, बट यू आर ऑल्सो वेस्टिंग डेज जब आपको कुलदीप यादव ज्यादा मैच जिताएंगे। इंडिया का परसेंटेज तो जीतने का ज्यादा है, और 2 मैच हार के इंडिया खराब नहीं है। इंडिया आप जानते हो यार, इंडिया इस वक्त टॉप टीम है, जो अजीत अगरकर या गौतम गंभीर, बल्कि देखिए इस 1 साल में आपके तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान बदले हैं। आपका पहले T20 का कप्तान बदला, फिर आपका टेस्ट मैच में बदला, और फिर वनडे में बदला। T20 तो बदला जाना था, बट टेस्ट और वनडे में बदला गया।
ये लास्ट टाइम कब हुआ था ऐसे? लास्ट टाइम हुआ था जब 4 महीने में सब कुछ हो गया था। 21 सितंबर से लेके 22 जनवरी फरवरी तक, जब विराट छोड़ गए और रोहित बन गए, तो भाई तब तो हंगामा होगा ही होगा, कोई नाराज होगा, कोई नाखुश होगा। लेकिन निखिल, हर्षित राणा ने अब तक वो परफॉर्मेंस नहीं दी। इंडिया को इन्वेस्ट करना है, मैं मानता हूं, बट मुझे ऐसा लगता है ना कभी कभी जो नीतीश रेड्डी पे आप इतना दबाव बना रहे हो, हर्षित राणा पे दबाव बना रहे हो, यार ये ना हो कि वक्त से पहले इतना आप उनके कंधों पे बोझ दे दो वो खत्म हो जाए, जब विजय शंकर के साथ हुआ। मतलब आप समझते हो कि माइक्रोस्कोप उन पे है और आप उन्हीं को खिलाई जा रहे हो। ये सबसे बड़ी दिक्कत तो होती है जब आप ये टेस्ट क्रिकेट में करते हो। वाइट बॉल में मैं फिर भी कहूँ कि चलो भाई इस तरह का खेल हो गया, आपको नीचे तक बैटिंग रखनी है। आप टेस्ट क्रिकेट में भी वो करते हो। आपने सिर्फ हर्षित राणा की बात करी या नीतीश रेड्डी की बात की, मैं तो उसमें वॉशिंगटन सुंदर भी जोड़ूंगा। क्यों? वॉशिंगटन सुंदर ज़बरदस्त बैटर है, पर आप देखें वॉशिंगटन सुंदर को उनकी आईपीएल टीम एज अ बैटर खिला रही थी, बॉल नहीं डलवा रही थी उनसे। क्योंकि वो क्या है, वो कंटेनमेंट का काम कर सकते हैं, बीच में 1-2 विकेट जैसे हर्षित राणा भी निकाल सकते हैं, बट क्या आपको वो मैच जिता सकते हैं बॉल के साथ? नहीं जिता सकते। उनकी यूटिलिटी एज अ बैटर है। सेम नीतीश रेड्डी की यूटिलिटी एज अ बैटर है, आप उनको 2 या 3 ही ओवर डलवाओगे। हर्षित राणा की यूटिलिटी अगर आप देखते हो एज अ बॉलर है, बैटिंग ठीक है, वो जैसे 24 रन उन्होंने पिछले में बना दिए। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि 8 नंबर का जो आपका बैटर है वो कितनी बार आप उसको यूज़ करोगे। आपके पास बहुत सारी बंदूकें हैं, MS धोनी ने कहा था आपके पास इतनी गाड़ियाँ हैं, आप हर रोज़ एक ही गाड़ी थोड़ी चलाते हो, तो आगे इतनी सारी गाड़ियाँ हैं। अगर आप एक बॉलर खिलाओगे कुलदीप यादव, उसको तो आपने यूज करना ही करना है 100%। लेकिन आप 8 नंबर का बैटर कब यूज करते हो? 10 में से एक मैच में यूज होगा, इसमें क्या 10 में 2। इसमें वो आएगा ओपिनियन काउंटर ओपिनियन। कुछ लोग कहेंगे जैसे हम कह रहे हैं इसमें कि यार काउंटर तो ओपिनियन 7 ने काम नहीं किया तो 8 क्या करेगा। बट ऐसा भी नहीं कि 8 कभी नहीं करेगा। भी कभी कभार एक आधा मैच 8 नंबर ही जीता तो जाएगा। आप उस कभी कभार के लिए एग्जैक्टली जो रोज होगा उसको उसको आप वो कर रहे हो। और प्लस मुझे लगता है कि समहाउ ना ये हर्षित की तो चलो आप उनमें ढूंढ रहे हो, 7 प्रसिद्ध कृष्णा ही गए हैं, हो सकता प्रसिद्ध कृष्णा खेल रहे हैं, मुझे नहीं पता। बट आप मुझे एक चीज बताओ, प्रसिद्ध हर्षित कृष्णा इसलिए खेल रहे हैं बिकॉज वो छिक्के मार सकते हैं, ये बोला जाता है। लेकिन आप फिर वही मैं प्रसिद्ध और इसकी भी तुलना कर लेता हूं। लेकिन मैं वही तो कह रहा हूं, आपको विकेट टेकिंग ऑप्शंस चाहिए। तो यार प्रसिद्ध कृष्णा आपके पर्पल कैप जीते हैं इस बार आईपीएल, हाईएस्ट विकेट टेकर इन आईपीएल। और तो मैं तभी तो हर्षित राणा टॉप 10 में भी नहीं होंगे, तो प्रसिद्ध बाहर बैठे हैं यार। बताओ, मैं निखिल T20 को सेपरेट करता हूं वनडे से। मैं आपको सच बताऊं, मेरा हमेशा देखने का नजरिया है बॉलिंग में, बॉलिंग की बात कर रहा हूं, कि टेस्ट क्रिकेट में एक अच्छा बॉलर कैन बी अ गुड बॉलर इन वनडे क्रिकेट, बिकॉज वनडे क्रिकेट में 10 ओवर होते हैं, आपको आउट करने पड़ते हैं। T20 का अच्छा बॉलर विल नॉट नेसेसरली बी अ वेरी गुड बॉलर इन वनडेज। व्हाई? T20 में आपने टप्पे पे भी डाल दिया, आपने 4 ओवर में 2 या 3 आउट कर सकते हो। वनडे क्रिकेट में टप्पे वाला जो है वो आउट नहीं कर सकता, एंड कभी कभी आपको आउट करना पड़ता है। सो मैं तो ये मानता हूं जो बंदा टेस्ट क्रिकेट में विकेट ले रहा है उसकी वनडे में ज्यादा जरूरत है, उसकी वनडे में ज्यादा जरूरत है। मोहम्मद शमी यार, मोहम्मद शमी क्यों लास्ट 2-3 साल जो वनडे क्रिकेट खेले हैं और वो पंजे से कम बात ही नहीं करते हैं, आएंगे तो 5 ही निकालेंगे, 6 निकालेंगे, बिकॉज मोहम्मद शमी आपके टेस्ट मैच की लेंथ बॉल डालते हैं। वो वनडे क्रिकेट अब T20 की तरह बॉल नहीं डालते थे, वो वनडे में डालते थे टेस्ट मैच की तरह, डाल दो 2 स्लिपें, डाल दो 2 स्लिपें। उससे क्या होता है, आपने आउट करने शुरू कर दिया। सो मैं इसलिए भी कह रहा हूं प्रसिद्ध कृष्णा की इंग्लैंड में बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा सेम अमाउंट ऑफ टेस्ट खेले, सेम विकेटें, सेम विकेटें। मैं वही कह रहा हूं ना। तो ये देखो यहां पे थोड़ी जाती है, एंड कुलदीप के साथ तो बहुत जाती है। कुलदीप यादव मेरे को लगते नहीं है भाई, ठीक है ना, बट मुझे लगता है कि कुलदीप यादव, अब कोच कोई हारने के लिए नहीं खेलता, सिलेक्टर कोई हारने के लिए नहीं खेलता, कप्तान भी कोई हारने के लिए नहीं खेलता। हालांकि आपके नए कप्तान हैं शुभमन गिल, और शुभमन गिल, 2 शुभमन गिल मुझे दिखे हैं, आपको भी शायद। इंग्लैंड में शुभमन गिल, चलो वो एक तो फॉर्म उनकी ऐसी लगी हुई थी एंड टीम जीत रही थी, ही वॉज आई थिंक एट पीस विद हिमसेल्फ। यहां पे मैंने जो उनको 2 मैचों में देखा है, मुझे वो शुभमन गिल भी ग्वाची कहां दिखे। आई डोंट नो वट एवर इज द रीजन, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट में उन्होंने करा इससे पहले कप्तानी नहीं करी, और मुझे लगता है कि ही इज अलग है ना गेम। बिट वो एम्बैरेसमेंट होती है ना यार निखिल, सॉरी यार, मैं आपकी सीट मुझे मिली, कभी कभी होता है। हालांकि कोई एम्बैरेसमेंट, रोहित और विराट उस टीम में, जैसे फॉर एग्जाम्पल
तो वो एम्बेरेस्ड हैं उसको लेकर कि ये दोनों टीम में। यार देखो, जब आपकी बजाय मुझे कप्तानी दी अच्छा, गई, कप्तानी मैं कह रहा हूँ कि नहीं ऐसा नहीं, मेरे कहने का मतलब है थोड़ा सा ना, ये मोहम्मद अजरुद्दीन के साथ अभी जो मैं शुभमन गिल को देख रहा हूं, ये 2 मैचों में देखा है, थर्ड कुड बी डिफरेंट। मोहम्मद अजरुद्दीन जब कप्तान बने थे 1990 जनवरी में, उनके पहले 2 साल की कप्तानी मुझे ये 2 मैचों में दिखी है। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे उस टीम में, और मोहम्मद अजरुद्दीन वाज, ही डिडंट नो, वो भी ऐसी थे, शाय, साइलेंट, ही डिडंट नो व्हाट टू डू। यार क्या कैसे बोलूं, और मुझे अब शुभमन के रन भी नहीं आए, तो आप क्या कर सकते हो, मुझे ये चीज लगी। तो समहाउ मुझे लगता है कि ये 2 वनडे मैचेस ना, इंडिया बहुत डिसजॉइंटेड है। ये इंडिया नहीं है, और उसके लिए आप टीम की, ठीक है हार्दिक पांड्या के बिना यार बैलेंस बड़ा मुश्किल है, बट आप खिलाओ ना यार, आप खिलाओ ना। और ऑस्ट्रेलिया की टीम भी अगर आप देखो, कोई वनडे मैचों बड़ी तोप टीम नहीं आई है। आपने तो अपनी पूरी टीम उतारी है ना, -1 बुमराह नहीं खेल रहे हैं, 1 हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे हैं, बाकी तो आपके सारी तलवारें आप लेके गए हो, सारे हथियार लेके गए हो। यू कैनॉट बी सो बैड। वो शुभमन गिल इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। पिछले मैच में मुझे ऐसा लगा कि आप थोड़ा अक्सर और हर्षित के साथ थोड़ा ज़्यादा देर लगे रहे, उनको लाना चाहिए था हर्षदीप yes. और सिराज को थोड़ा जल्दी। जब फिर वही बात पार्टनरशिप लगी थी तब, पाजी क्या कहेंगे, नहीं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। यू आर योर ओन कप्तान यार। हमने देखा था शुभमन कभी कभी होता है जब टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी कर रहे थे, दैट ड्रेसिंग रूम डिड नॉट हैव, ठीक है बुमराह थे मैं मानता हूं, बट जडेजा भी थे, बट पता नहीं यहां पे मुझे लगा। खैर अब वो फाइनल सवाल, अब लोग कहेंगे फिर वहीं आ गए। अजीत अगरकर, गौतम गंभीर, बीसीसीआई, विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट छोड़ गए, रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट छोड़ गए। मुझे लगा उस टाइम पे रोहित की टेस्ट क्रिकेट ना डिसइंटीग्रेट हो गई थी, हालांकि विराट के पास तो थी। विराट ने जिस भी वजह से डिसाइड किया, खुश होकर तो नहीं किया होगा, और फिर रोहित की कप्तानी अचानक से लेके शुभमन को दे दी गई। एंड शुभमन ने भाई देखो इंग्लैंड में किया भी, बट रोहित तो चैंपियंस ट्रॉफी जिता के आए थे। तो लोगों ने कहा, मैंने कहा कि यार ये गलत किया है, आप कम से कम ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे दे दो, कम से कम बात कर लो, एक ऑनर होती है, एक इज्जत होती है। उसके बाद भले आप वो खुद ही कह दें यार मैं कप्तानी छोड़ रहा हूं, और देन यू मेक शुभमन। बट आपने इंटरवीनिंग पीरियड में यहां तक बातें कर दी कि ये तो ऑस्ट्रेलिया इनकी लास्ट सीरीज है, इनको तो निकाल दिया जाएगा, एंड दे आर आल्सो नॉट हेल्पिंग। बातें किसने की है? ये कोच और सिलेक्टर ने करी है ये बातें। मैं इसीलिए 3 नाम लिए हैं आपसे, मैं ये जानना चाहता हूं क्या वो कोच हैं जो आके सबको बता रहे हैं, क्या वो चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर हैं, या वो बीसीसीआई? किसको बता रहे हैं? आपको बताया उन्होंने? मुझे तो नहीं बताया। मेरी बात सुनो, मैं सच बताऊं तुम, और आप मेरे टाइमलाइन पिछले 6 महीने 7 महीने का निकाल लें, ट्विटर ये वो, मैंने कोई ऐसा नहीं बोला, ना मैंने क्लेम किया कि मेरे पास इन तीनों में किसी ने मुझे ये बताया हो कि ये हमने बना लिया है इनको, इनका जाने का। मैं भी बहुत कुछ सुनता हूं, ऐसा नहीं है, मैंने भी सुना है, बहुत कुछ सुना है। मैंने ये भी सुना है कि टू एन एक्सटेंट आपका जो बीसीसीआई था, स्पेशली पिछले साल वर्ल्ड T20 जीतने के बाद से आपका बीसीसीआई खुश नहीं था कि जिस तरह 6 महीने की क्रिकेट हुई। गौतम गंभीर से भी पूछा गया, अजीत अगरकर से भी पूछा गया, एंड उन्होंने लिस्ट किया कि यार ये कैसे है यार, कि उसका दिल नहीं कर रहा खेलने का, उसका दिल नहीं कर रहा आने का, उसको कहना पड़ रहा है कि प्लीज़ आजा यार, उसको कहना पड़ रहा है ये, वो कह रहा है यार मैं ये टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा, मैं घर जा रहा हूँ। ये भी हुआ है, और मैं इतना खेलूंगा या इतना नहीं खेलूंगा। तो ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक वो यू ड्रू द लाइन इन द सैंड कि यार यहाँ पे तो हर कोई अपने अपने वो। तो मुझे ये पता चला, ये फैक्ट है कि इन तीनों में ये बैठ के हुआ कि नहीं बॉस, जो स्टार कल्चर को डिफाइन करना पड़ेगा। जो हमारे स्टार्स हैं वो स्टार्स हैं सर आंखों पर, बट वो कब बॉर्डर करते हैं द अदर साइड। नहीं तो अब आपको पता चला कि उनकी आप जो कह रहे हो, मुझे तो ये बोला नहीं, मुझे ये तो बोला फिर- गया, मुझे ये बोला गया कि 2027 वर्ल्ड कप जो है एक्चुअली, जो मैं भी मानता हूं बहुत दूर है। आज अगर रोहित ने 73 बनाए, कल वो 100 बना दें, विराट ने 2-0 बनाए, कल को वो तीसरा बना दें, या वो 100 ही बना दें। मुझे नहीं लगता कि ईदर वेज कोई गारंटी है कि वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। 2 साल बहुत होते हैं। हमने यार पिछले आप उठा के देख लो, 12 महीने में आपकी दशा और दिशा बदल गई है बॉस।
12 महीने पहले बात हो रही थी कि विराट कब बनाएंगे 100-100। 12 महीने पहले रोहित शर्मा की क्या क्या बातें हो रही थी। आज देखो, आज आपका 12 महीने पहले शुभमन गिल टीम से टेस्ट मैच 8-9 महीने पहले ड्रॉप हो गए थे। नहीं, उनको बोल दिया गया था ये अल्टीमेटम, हाँ। ये पारी है, मैं रन तो आ गए पंजाब तो। रणजी ट्रॉफी खेलो, आज वो कप्तान। सो मैं ये कह रहा हूं 2 साल तो मैं कमिट नहीं कर सकता, लेकिन निखिल क्या इन दोनों का कसूर है? मेरे से अगर आप पूछे, मैं छोटा सा मौकिफ रखता हूं एंड देन मैं रोज बोलता भी हूं। मुझे लगा विराट की अप्रोच शायद सही नहीं थी। ठीक है, उन्होंने आके बोला कि यार मुझे मौका मिला टू स्पेंड टाइम विद द फैमिली, और ये हर किसी का हक होता है एज बेटा, एज बाप, एज भाई, एज बहन, एज पति। मुझे लगा शायद वो बर्नआउट वाली उनकी बात हुई है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली इतने साल। बट मुझे ये भी लगा बुरा कि यार जब वो इंग्लैंड में थे, डिड ही मेक एन एफर्ट, डिड ही टेल द कोच, द चीफ सेलेक्टर, द बीसीसीआई कि हाँ मैं हूं? मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि यार ओहो, लंदन से दिल्ली आना पड़ेगा, दिल्ली से फ्लाइट लेनी पड़ेगी। अब मुझे नहीं पता वो कितनी क्रिकेट खेले। आप बता रहे थे कि दिनेश कार्तिक ने बोला है कि वो 2-3 दिन हफ्ते में खेलते थे, बट जब मैंने आपसे ये पूछा कि दिनेश कार्तिक वो हफ्ते का काउंट कब से रख रहे हैं, तो वो आपको भी नहीं पता। क्या ये हफ्ता जो है मई से चल रहा है, सॉरी जून से चल रहा है, जुलाई से चल रहा है, अगस्त से चल रहा है, सितंबर से चल रहा है, या ये अभी अगस्त से हुआ है, वो हमें पता नहीं। रोहित का मुझे लगा कि रोहित इज हर्ट, एनीबडी वुड बी। मेरे से कप्तानी ले ली, मेरे बारे में ये बातें हो रही हैं, मैं तो इंडियन क्रिकेट चलाता था, आज यहां से निकाल दिया, वो हो गया, वो हो गया। बट रोहित इज विलिंग टू पुट हिज नेक ऑन द लाइन। वेट लूज करना एक इंडिकेशन होती है, ऐसा नहीं है कि वेट लूज करके रन बन जाते हैं या वेट लूज करके आप फिट हो जाते हो। बट वेट लूज करने के लिए ना एक शिद्दत चाहिए होती है, कम से कम वो एक एफर्ट आया। फिर उनकी जो प्रैक्टिस चल रही थी, उन्होंने स्ट्रगल किया, रन भी बना दिए। अब आपको क्या लगता है इन तीनों में क्या एक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं यार, नहीं खिलाना तो नहीं खिलाना इनको, या एक अंडरस्टैंडिंग है कि लेट्स असेस देम? ऑनेस्ट हम कहां पे बैठे हैं? ऑनेस्टली हम कहां पे बैठे हैं? देखिए, मुझे ये तो नहीं लगता कि कोई इस तरह की साजिश रची गई है कि यार इन दोनों को बाहर कर दो। ये तो मुझे नहीं लगता कुछ इस तरह की प्लानिंग थी या इस तरह की कोई सोच थी, या ये सब एक साथ मिल के इन्होंने डिसाइड किया कि यार बस इनका हो गया है। मैं भी मानता हूँ कि काफ़ी अनफेयर है इन दोनों खिलाड़ियों को जिस तरह से टारगेट किया गया, विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ देयर्स, क्योंकि रन इनके लगातार आ रहे थे। बस कुछ गैप के बाद आए तो ये खबरें जो शुरू हो गई हैं कि भाई ये बाहर होंगे, नहीं होंगे, जो भी है। बट अगर आप मेरे से पूछे ना कि कोच और सिलेक्टर के नज़रिए से अगर आप मेरे से पूछें, तो आई डोंट थिंक गौतम गंभीर, अजीत अगरकर ये मन बना के आए हैं या कोई पर्सनल रंजिश है कि इनको बाहर करना है। बट ये ज़रूर है कि उनके मन में भी डाउट है, यार पता नहीं कि ये दोनों 27 तक लास्ट करेंगे या नहीं। जैसे आपने कहा रोहित की एज को लेकर होगा, एक कुछ ना कुछ सोच ये होगी कि भाई क्या 40 तक, क्योंकि इससे पहले तो कोई भारतीय क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर भी आप गिन लें, 40 की उम्र में किसी ने वर्ल्ड कप नहीं खेला है। आई थिंक सनी भाई, मतलब इन टर्म्स ऑफ 83 ऑनवर्ड्स देखे, सनी भाई, सुनील गावस्कर आई थिंक कितने साल के थे? 38। हाँ, वही कह रहा वर्ल्ड कप हूँ, खेला 40 में किसी ने नहीं खेला। सचिन तेंदुलकर भी 38 थे जब 11 का उन्होंने वर्ल्ड कप खेला है। 40 प्लस सिर्फ एक ही बैटर है जिसने वर्ल्ड कप खेला है। आई थिंक धोनी भी 38 या 39 थे। हाँ, एक ही बैटर है जिसने वर्ल्ड कप खेला है एज अ 40 ईयर ओल्ड, बट 41 ईयर ओल्ड। गूच? नहीं, वो भी नहीं थे। अच्छा, 41 आप बोल रहे हो? 41, गूच भी 40 नहीं थे जब उन्होंने आखिरी वर्ल्ड कप एक खेला। बैट्समैन 40-41 तक खेला है, एक ही। जयसूर्या तो नहीं? नहीं, जयसूर्या भी नहीं थे 40। कौन? मिसबाह उल हक, ओह मिसबाह, ओनली वन मैन। तो ये डाउट हुआ होगा ना। ही वाज अ लेट ब्लूमर। हाँ, बट ये डाउट है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त अजीत अगरकर और गौतम गंभीर ने जो डिसीजन लिया वो ये सोचते हुए कि यार 27 को अगर हम देख रहे हैं, हमें पता नहीं कि विराट कितने मोटिवेट रहेंगे। भाई वो भी शॉक हुए होंगे जिस तरह से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ा, क्योंकि जितना मुझे पता चला था कि भाई ठीक है, उन दोनों खिलाड़ियों से बात हुई थी रोहित विराट से कि यार क्या है फ्यूचर प्लान, रन नहीं आ रहे, देखिए आपको थोड़ा रन उनको बुरा लग गया होंगे। बुरा लगा होगा, हो सकता है, 100%। बुरा लगना चाहिए था। नहीं, देखिए क्या होता है, आप किस स्टेट में, जैसे फॉर एग्जांपल ये विराट का तो मुझे पूरी तरह से पता है कि उनके साथ ये बात हुई थी ऑस्ट्रेलिया टूर में, जब मैंने वो
रोहित शर्मा नहीं थे पहले टेस्ट में, फिर दूसरे टेस्ट मैच में आए, फिर आप दूसरा टेस्ट मैच जब हार गए उसके बाद थोड़ी सी कन्फ्यूजन लेकर थी, तो कुछ इस तरह की इनफॉर्मल चर्चा हुई ड्रेसिंग रूम में कि यार अब क्या करेंगे भाई, फ्यूचर तो कुछ देखना है, हो सकता है कि आपको थोड़ी इंटरिम पीरियड के लिए कप्तानी करनी हो, क्योंकि शायद तैयार नहीं थे शुभमन के लिए जाने के लिए, तो वो उस सोच के साथ जा रहे होंगे, तो उनको लगा होगा मेरे पास अब लॉन्ग टर्म है भाई, मैंने लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ। फिर उनके जब टूर खत्म हुआ, फिर आपने उनके फॉर्म को लेकर बात की, जो भी ठीक है, जायज़ है भाई, हर खिलाड़ी अगर आप फॉर्म नहीं कर रहे तो आपके साथ बात की जाएगी, आपके कोच और सेलेक्टर बात करेंगे, शायद वो उनको थोड़ी बात चुभी। फिर जस्ट बिफोर इंग्लैंड टूर भी ये बात की गई कि भाई देखिए हम आपकी परफॉर्मेंस पे करीबी नज़र रख रहे हैं, देख रहे हैं भाई कितना है ना, तो आपको भी यहाँ परफॉर्म करना होगा अगर आप लॉन्ग टर्म जाना चाहते हो, जो कि मुझे लगता है ठीक है भाई, आपने सेलेक्टर इसलिए रखे हैं ना कि ताकि टफ टॉक कर सकें। आई थिंक ये सब चीज़ें लगी, बट मैं नहीं कह रहा सिर्फ इस वजह से उन्होंने रिटायर किया होगा, कुछ हद तक जो वो कह रहे हैं वो भी सच है कि उस स्टेज में पहुंच गए, उन्होंने बोला यार मैं बार बार अपने आप को क्यों प्रूव करूँ, अग्नि परीक्षा क्यों जाऊँ, कहाँ मैं कप्तानी के बारे में आप सोच रहे थे, आप कह रहे हो ये, तो उन्होंने नहीं, बट मैं फिर इसी पे वो दोनों क्या चाहते थे और आपके लिहाज से सही तरीका क्या होता, रोहित और विराट क्या चाहते थे, उनसे क्या बात की जाए, कैसे बात की जाए, वो आज क्या चाहते हैं कि क्या बात की जाए, कैसी की जाए, और आपके लिहाज से क्या बात? दोनों अलग है। टेस्ट क्रिकेट में मुझे लगता है जिस तरह से मैं अगर इंडियन क्रिकेट के नज़रिए से देखूं या सेलेक्टर के नज़रिए से देखूं, मैं भी अगर सेलेक्टर होता भाई, फॉर्म तो इशू था ना रोहित और विराट को लेकर, आपके टेस्ट सीरीज में रन नहीं आया, काफी अरसा था, रोहित का 6 महीने, ठीक है, बट रिजल्ट भी नहीं आया ना, तो अब मुझे बात तो करनी पड़ेगी भाई, अब मुझे आगे देखना है, फ्यूचर के लिए देखना है, तो मैं जिस तरह से मैंने बात की मैं ज़रूर करता, पर अगर मैं रोहित शर्मा या विराट कोहली होता तो मैं थोड़ी सी मोटी चमड़ी रखता और मैं ये कहता कि ठीक है दबाव है, हमारे भी है, मेरे शायद रन भी नहीं आए, और आप अब ऐसे बात करो कि भाई अब हम आपको गौर से देख रहे हैं, कम ऑन शिप अप, क्या शेप अप और शिप आउट है ना भाई, इस तरह की बात, तो मैं कहता कि ठीक है मैं इंग्लैंड जाऊंगा, आपको इंग्लैंड से तो कोई नहीं ड्रॉप करा था, आप इंग्लैंड जाते, इंग्लैंड खेलते, रन बनाते, आप कंटिन्यू करते, नहीं बनाते तो ठीक है आप बाय बाय कर सकते थे। ये तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट हैंडल किया गया उसमें कोई गलती थी, और उसके बाद आपने देख भी लिया इंडियन टीम ने एज अ यंग टीम अच्छा ही किया है, एंड आई थिंक फ्यूचर इज ब्राइट। ओडीआई क्रिकेट में मुझे लगा, और देखिए ये अगेन बीसीसीआई से नहीं आया, ये अजीत अगरकर से नहीं आया, ये गौतम गंभीर से नहीं आया, ये एक तरह से प्रेशर बना, जहाँ से भी बना कि यार क्या है खेलेंगे, क्या पता, इसमें काफ़ी हद तक स्पेकुलेशन भी थी भाई, कप्तान मुझे लगता है आपको बदलने की जरूरत थी नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ मैं भी वही करता भाई, मैं अगर होता और मैं 27 देख रहा हूँ तो मैं शायद कप्तान बदल देता, शायद उस लिहाज से अगर मैं देखूँ, लेकिन मैं इनकी जगह पे डाउट नहीं करता क्योंकि ये दोनों परफॉर्म कर रहे हैं इस फॉर्मेट में, पर मैं कहता यार मुझे अगर आप असेस करता, मुझे भी मालूम होता कि 2027 ये लास्ट शायद नहीं करेंगे, बट मैं बात नहीं करता, मैं असेस करता, मैं उनसे बात करता, शायद बात हुई नहीं और मैं शायद हल्लाशेरी देता, बट शायद बात नहीं, बात ये हुई नहीं कि थर्ड पर्सन की बात होती है, जो मीडिया के जरिए जो बातें आई ना, बातें तो सारी सही हुई हैं, एक बात सही हुई है, एक बात तो ये थी कि ये इनका आखिरी ओडीआई दौरा है, लास्ट वनडे अभी है। हाँ, तो आपको लग रहा है आखिरी होने वाला? देखो रोहित का तो नहीं है, क्योंकि वो कल रात को मैंने वीडियो देख लिया कि वो जब वो हायत होटल एडिलेड तो में अगर इसका भी नहीं है तो गलत है ना फिर बात। नहीं, लास्ट ये भी हो सकता है कि अब रोहित के रन भी आए 73, नहीं तो फिर ही अब आप कह रहे हो भाई कल तो लोग ये बात तो कर रहे हैं विराट ने ग्लव्स ऐसे किए, बट रन वाज इमटेरियल, अगर खबर पहले आई है तो जोश ने भी खबर की, वो रन थोड़ी प्रिडिक्ट कर सकता है। मतलब अब देखो, मैं अगेन मुझे नहीं पता एकदम सर्टेनिटी के साथ कौन कह सकता नहीं, तो बट सर्टेनिटी के साथ मैं वही कह रहा हूं, हो गया ऐसा तो नहीं है कि लास्ट जो कुछ अब जैसे टीम है, फॉर एग्जांपल आपने सरफराज पे इन लोगों ने एलिगेशन लगाया, क्या बाकी प्लेयर्स ऐसे साफ हैं, पाक साफ है, मतलब उनके परिवार से खबरें? अब ये नहीं भैया, मैं परिवार से कह रहा हूं, अब आप बताएं, अब सीधी बात बताएं, अब आपको बहुत चीजें पता है, मुझे ये जरूर पता है कि देखिए पीआर इज रियल, पीआर इज ट्रू, और एक कोई प्लेयर नहीं, कई प्लेयरों के अच्छी खासी पीआर है जो बतौर टीम्स है, जो ट्रेंड्स भी बनाती हैं, और ये होगा किसी प्लेयर को टारगेट भी किया जाता है, किसी प्लेयर की तारीफें भी होती हैं आपस में ही, आपस में ये प्लेयर का जो वो है पीआर कंपनी, वो दूसरे प्लेयर को गिरा भी देती है, हाँ, सोशल मीडिया के क्लिप्स बनवा के ये सब करके, और अपने प्लेयर को चढ़ा भी देते हैं, तो ये कोई एक ना अनफिल्टर्ड करते हैं, क्योंकि निखिल को कई ऐसी बातें पता है, मुझे भी कई ऐसी बातें पता है, किस दिन करते हैं ये,
बट वो फिर लास्ट एपिसोड होगा नहीं, है। बिना नाम लिए। नहीं, हमारे साथ तो एक बार हुआ है। अच्छा, मुझे पहली बार तब पता चला था, हमारे साथ तो हुआ था। हालांकि वो हमारे मंच पे हमारे से गलती हुई थी, बट जिस तरह, और वो पहली बार ऐसा पता चला जिस तरह वो बनाया गया, और हैशटैग भी आ गया। हैशटैग तो साफ क्यों ना आपको, इट्स अ गिव अवे। और वो करते 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 शाम तक, उस दिन हमें बता ही दिया था खैर किसी ने कि XYZ के प्लेयर ने ही करवाया है। तो वही बात है ना, ये सब चीज़ें बड़ी दो धारी तलवार होती हैं। कभी आप सामने वाले को मारते हो, कभी अपना हाथ भी कट जाता है ना। जो आपका औजार होता है, हथियार होता है। वो कह रहे हैं बंद करें यार, बहुत लंबा हो गया, बोर इतनी हो देर गए? से आवाज कर रहे हैं टक टक का। हैं? बोर हो गए? पता बोरिंग नहीं अब मजा क्या आ रहा है होगा, उनको, लेकिन इतना कल मजा का आ रहा है कि वो कह रहे हैं फिर ये ना हो कि इसके बाद वाला शो ना। शनिवार, सैटरडे, टेक्निकली कल, क्योंकि आज फ्राइडे 9:30 से आप अनफिल्टर्ड देखते हैं। सब कुछ ठीक ठाक रहेगा इंडियन क्रिकेट में। मुझे लगता है मैं और आप आराम जितने से आप मैच सोच के रहे हो- बाद घर चले जाएंगे। ऐसा तो नहीं है रात के 11 बजे तक नहीं, मैं और आप टीवी पे और स्पोर्ट्स तक पे लाइव रहेंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता। आपको क्या लगता है? आपको मैं लगता है 50-50 हूं। तो आपको लगता है 11 बजे तक हो गए, मतलब मैं उससे 50-50 हूं निखिल। हाँ, मतलब आपको लग रहा है एक खिलाड़ी का लास्ट मैच है। पता नहीं, मैं 50-50 हूं। हाँ, तो उसका मतलब ही यही है। इंडिकेशंस जो हैं, हालांकि जो कल मैंने गंभीर और रोहित का और शुभमन का वो वीडियो देखा होटल में, जिस तरह गंभीर ने मजाक में कहा, अरे रोहित यार, सबको लग रहा था तुम्हारा लास्ट मैच है, तो एक वो इंस्टाग्राम पे लगा दो तस्वीर टाइप। तो मे बी 25% हैज बीन टेकन, 50% हैज बीन टेकन केयर ऑफ। मुझे विराट को लेके डाउट है। आई डोंट थिंक ये होगा, यार बट नहीं होगा नहीं। मैं दिल पे हाथ रख के कहूंगा ना हो, तो फिर आपको डाउट ही नहीं है। बट लेकिन वो जो ग्लव दिखा के गए हैं ना निखिल, वो ग्लव एडिलेड को दिखाया है भाई, बाय बाय एडिलेड। अब एडिलेड में थोड़ी खेलेंगे कभी, इसलिए क्या। Bye अगर वो Adelaide। केप टाउन में खेल के ऐसे बाय कर रहे होते तो फिर समझ आता ना, क्योंकि वहां तो वर्ल्ड कप है ना। फिर एडिलेड बिकॉज इट इज ही होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट रन। विराट की भी गलतियां हैं, रोहित की भी गलतियां हैं, ये फैक्ट है। ये ठीक है, आप गलती करते हो तो सामने वाले को मौका मिलता है दोस्त, तभी सामने वाले कह रहे हैं। बट यार, ये दोनों ने ना इतना कुछ किया है इंडियन क्रिकेट के लिए, और इनमें इतनी एबिलिटी है। आज भी मुझे नहीं पता 27 तक, लेकिन आज ऐसा नहीं हो सकता कि आज इन दोनों पर इतना सवाल आ जाए। निखिल ने कहा था 2 हफ्ते पहले, लड़ो, लड़के दिखाओ। आई डोंट नो, इस सीरीज के बाद लड़ाई शुरू होनी है। ये जो 30-35 दिन का फासला होगा अगली वनडे सीरीज, उसमें ये दोनों क्या करते हैं, ये बड़ा एक गिव अवे होगा। पता नहीं यार, अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज एक तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, अनफिल्टर्ड को जरूर देखा करें, और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब भी करें।